आपका टॉपिक चल रहा था चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज बैच DI 3 and 4 नंबर 90। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपका भी, ऑनलाइन वालों आप भी। देखो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली एक सेक्शन है जो पेपर के एंगल से अगर मैं बात करूं तो पेपर के एंगल से इस चैप्टर की जो टॉप रैंकिंग है, मतलब पूरे अकाउंट्स ऑफ कंपनी में अगर टॉप रैंकिंग का कोई सेक्शन है तो वही है जो आने वाला है। अब एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम उससे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है। रियल लाइफ में जब आप रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आओगे तो वो सेक्शन इंपॉर्टेंट होगा। रियल लाइफ में बता रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, अपार्ट फ्रॉम पेपर, कि रियल लाइफ में भी रियल लाइफ में अगर आपने उसमें कंपनीज को हेल्प कर दी, CSR वाला जो प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, बहुत पैसे छाप सकते हो। क्या? बहुत पैसे, मतलब जितने सेक्शन से उठा के रख लो इसमें, इस चैप्टर के, और उस सेक्शन को एक अलग रख दो, कम टाइम में ज्यादा पैसे छापा जा सकता है। कमाया नहीं, छापा जा सकता है। संभाल नहीं पाओगे पैसा, इतना आएगा। इस प्रोजेक्ट पर अगर सेक्शन 135 को सही से इंप्लीमेंट करवा दिया आपने तो, या किसी कंपनी को हेल्प कर दिया, कैसे हेल्प करोगे, क्या करोगे, जब पूरा सेक्शन कवर होगा तब। आज का जो टारगेट होगा, कोई जरूरी नहीं कि पूरा सेक्शन ही खत्म कर दे 135। मेरा टारगेट सेक्शन खत्म करना नहीं है, मेरा टारगेट है कि 135 को आराम से समझा जाए, एक एक पॉइंट्स पे डिटेलिंग की जाए, चाहे अगली क्लास में खत्म हो, इससे लेना देना नहीं है एक सेक्शन पे। बट मेरा पर्पस यह है कि जब ये आपका तैयार हो तो ये सेक्शन पूरा टिप्स पे हो। पेपर में आ जाए तो इसमें फुल मार्क्स आपको आने चाहिए। पेपर में कितने मार्क्स का आएगा? एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का बन सकता है। इस अटेम्प्ट में भी आया हुआ था, तो आता रहता है बदल बदल के क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अब मान के चले 5 नंबर का एक क्वेश्चन, कितने में से? 100 में से? कितने में से? 58। कितने में से? और 58 में से रिटेन पार्ट कितना होगा? अभी भी निकाल लो। ऑब्जेक्टिव भी है ना, उसमें मिला के 58 है। रिटेन पार्ट कितना है? 45। उस 45 में एक क्वेश्चन यहां से। अब ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाओगे तुम। पूरे 45 मार्क्स में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का यहां से। और हम लोग इसको एक मार्क्स के लिए तो पढ़ना ही नहीं। ये पहला सेक्शन है जिसको मैं आपको कहूंगा ये लाइफ के लिए पढ़ना है आपको। किसके लिए पढ़ना है? लाइफ के लिए पढ़ना है। अब 3 वर्ड्स इसमें यूज होता है। CSR नाम सुना है क्या पहले? क्या मतलब होता है इसका? अच्छा, पहले कभी क्लास नोट्स के रजिस्टर आप खरीदते थे क्या? क्लास नोट्स की, उसमें पीछे कुछ लिखा होता था। क्या लिखा होता बताओ? कि इतने रजिस्टर खरीदते हो तो हम क्लास नोट कितना एजुकेशन में या बिल्ड स्कूल में पैसा देता है। पढ़ा है आपने? पढ़ा है ना, ITC वाला। वो आपने वहां देखा था, लेकिन उसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन इस सेक्शन में देखोगे। पहले इसका नाम सुन लो पहले ध्यान से। पहला वर्ड क्या है? पूरी क्लास को पता है कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? नहीं पता? सेक्शन 2 क्लॉज 20 में क्या बोला गया है? कंपनी मीन्स व्हाट? बस वही है कॉर्पोरेट। अगला क्या है? और ये क्या है? 3 वर्ड हैं। पहले बताओ, एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी भी क्या कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? थिंक अबाउट। क्या एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के लिए? क्या? अच्छा, आपने क्या अपने घरों में ये बात सुनी है कि बेटा जैसे पैसे कमाओ तो कुछ पोर्शन सोसाइटी की हेल्प के लिए कर दो?
सुना है या नहीं कहा कि सब अंदर कर लो? या आप कई टाइम पे देखते हो कुछ लोग सोसाइटी की हेल्प के लिए कुछ पैसे खर्च करते हैं, कुछ मतलब दिख जाता, कुछ बहुत साइलेंटली होता है, पता ही नहीं चलता किसने किया है, बस वो हो गया, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा इस चीज के पीछे वो पर्सन है। करते हैं नहीं करते? देखा है आपने? होता है ना? क्यों करते हैं? पहले तो पर्संस का बताओ, लोगों का बताओ। एवरीवन। जैसे आप अपने घर की हेल्प कर रहे हो, रिलेटिव्स की हेल्प कर रहे हो, वो उसको मैं गलत नहीं मान रहा हूं, वो भी ठीक है। अपलिफ्ट कर रहे हो किसी को, अपनी फैमिली, क्योंकि जब हर पर्सन अपने घर को अपलिफ्ट कर लेगा, कंट्री अपने आप अपलिफ्ट हो जाएगी। बट उसके अलावा जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जिससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, जिसको तुम जानते तक नहीं हो, उसके लिए अगर तुम कुछ करते हो तो एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे आपको कुछ अच्छा लगता है, अंदर कुछ अच्छा फील होता है। वो कहता है ना, यूं तो हर आंख रोती है पर हर बूंद अश्क नहीं होते, है कि नहीं? औरों के लिए जो जीता है, औरों के लिए जो मरता है, उसका हर एक आंसू रामायण है, प्रत्येक कर्म ही गीता है कि नहीं? तो अब आपने भी किया होगा। अभी आपके पास मान लो इतने पैसे नहीं है, स्टूडेंट लाइफ है, तो इतने आप हेल्प नहीं कर पाते, बट फिर भी कभी कभार आपने भी किसी को कुछ 20-30 रुपए का, 50 रुपए का कुछ खाना वाना खिला दिया होगा, कुछ भी जो भी है, बहुत चीजें होती है जितनी आपकी क्षमता है अभी करेंट स्टेट में। बाय द वे, ये करता क्यों ह्यूमन? पहले ह्यूमंस क्यों करते हैं, लोग क्यों करते हैं ऐसा? मैं नहीं कह रहा सब करते हैं, बट जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं? पहले ह्यूमंस की बताओ, कंपनी की बात करेंगे। इनर सेटिस्फेक्शन के लिए, अच्छा लगता है थोड़ा सा। हाँ, लगता है नहीं लगता है? लगता है ना? जिसने किया होगा उसको पता है, लगता होगा कुछ अच्छा सा फील होता, आप ये नहीं पता वो क्या है। दैट इज अ फूड फॉर सोल। क्या वर्ड बोलो मैंने? फूड फॉर सोल। वो है, अच्छा लगता, करना भी चाहिए। अब क्या होता था कि कॉर्पोरेट्स इंडिया में काम कर रहे हैं, कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं, सोसाइटी की रिसोर्सेज यूज कर रही हैं, और आपने एक लाइन पढ़ी थी जब फाउंडेशन में पढ़ा था कि कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, पढ़ा था ना? लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जब नेचुरल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है सोसाइटी के लिए, तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तुमने इस समाज के रिसोर्सेज को यूज किया, यहां से पैसा कमा रहे हो, कंपनी को कह रहा है, लॉ कह रहा है कि तुम इस समाज के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, सोसाइटी के, तुम यहीं पे ऑपरेट कर, यहीं काम कर रहे हो, लोगों से पैसा कमा रहे हो, तो तुम्हारी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है लोगों के लिए। तो पहले लॉ ने क्या किया? ऑप्शनल रखा। क्या रखा? कि सीएसआर कर लो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ पैसा खर्च कर दो समाज के भलाई के लिए। तो आपको लगता है ऑप्शनल रखने पे सब करेंगे? पहले ऑप्शनल रखा गया कुछ टाइम तक। क्या रखा गया? ऑप्शनल। जब लॉ ने देखा कि अरे ये तो बस फॉर ग्रांटेड है, तो लॉ ने कहा एक काम करो, लीगली काइंडनेस इंपोज कर दो इनके ऊपर। लॉ ने इंपोज कर दिया काइंडनेस। किसने इंपोज किया? लॉ ने, कि तुम्हें अच्छे काम करना है, ये लॉ कह रहा है, करना पड़ेगा। करना है नहीं, करना पड़ेगा। सीएसआर के कॉन्सेप्ट में कि तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम सोसाइटी की रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, एंड सोसाइटी हैज गिवन द कंपनी द लाइसेंस टू ऑपरेट। और सोसाइटी जब चाहेगी वो लाइसेंस बंद हो जाएगा, कंपनी ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगी। यस और नो? तो उसके लिए बोला गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि लोगों के मन में एक भाव आए, करे यार ये कंपनी ये काम कर रही है, ये इतना अच्छा काम कर रही है, हमारे लिए अच्छा काम कर रही है, सारी चीजें कर रही है, तो लोग भी थोड़ा पॉजिटिव रहे। वरना कई ऐसे इंसिडेंट्स आपने सुने भी होंगे हिस्ट्री में, न्यूज में भी, कि जहां पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया कंपनी की वजह से। अपने इंडिया में ही बात कर रहा हूं, बाहर की नहीं बात कर रहा हूं। कौन सा केस? यस, क्या हुआ था? देखा था ना? वो भी थी तो कंपनी थी ना। अब देखो कंपनी ऑपरेट कर रही है, लेकिन अब थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो किसको अल्टीमेट झेलना, किसको पड़ा? सोसाइटी को ही झेलना पड़ा ना। तो इसलिए लॉ ने कहा एक काम करो, ये काइंडनेस ऐसे पॉसिबल नहीं है वॉलेंट्री,
लॉ ने इंपोज कर दिया काइंडनेस। किसने इंपोज कर दिया? लॉ ने। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या काइंडनेस थोपी जा सकती है? क्या लॉ काइंडनेस थोप सकता है किसी कंपनी पे? बिल्कुल। लाइफ का एक रूल है ना, जब तुम खुद नहीं करोगे तो लाइफ तुमसे करवाएगी। हाँ, थोड़ा दर्द से गुजरना पड़ेगा फिर उस प्रोसेस में। तो अब यहां काइंडनेस थोपी गई है। क्यों? क्योंकि पहले तो वॉलेंट्री, पहले कोई कर ही नहीं रहा है, तो लॉ ने क्या कहा, ऐसे काम नहीं। तो लीगल प्रोविजन बना के सेक्शन 135 में इसको मैंडेशन कर दिया गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें कई क्वेश्चंस आएंगे। क्या सारी कंपनियों को सर सीएसआर करना है? किस एक्टिविटी में सीएसआर में क्या क्या लेंगे? कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या एक्टिविटीज आएंगी? कौन कौन सी एक्टिविटीज नहीं आएंगी? कितना खर्च करना है? किसको खर्च करना है? कैसे खर्च करना है? ये लाइन बोलते जाओ। कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कहां खर्च करना है? समझ में आ रहा है? ये सारी बातें कहां आने वाली है? सीएसआर। अब रियल लाइफ में क्या है, जब अगर ये सीएसआर का प्रोजेक्ट, जब जैसे मान लो अभी आपको किसी कंपनी का सीएसआर का प्रोजेक्ट मिल जाए और कंपनी बोले कि हमारे पास 50 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए है या 500 करोड़ रुपए है, अलग अलग बड़ी कंपनीज में अलग फंडा होता है। मान लो कंपनी के पास 20 करोड़ रुपए है, उसने आपसे बोला कि ये 20 करोड़ रुपए में सीएसआर में यूज करना है सर, प्लीज एक प्रोजेक्ट बनाओ या हमें गाइड करो। तो ये आप पूरा पढ़ के उसके बाद उनको प्रॉपर एफिशिएंटली उनको गाइड कर सकते हो, कैसे पैसा खर्च होगा, कहां यूज होगा, कैसे क्या होगा, ये सारी लीगैलिटीज में। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, कंपनी लॉ के प्रोविजंस कंप्लाई नहीं हुए, तो भयानक पेनल्टी अभी आगे पढ़ोगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इस प्रोविजन को आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे। यही रीजन है कि पेपर में यहां से क्वेश्चन बनता है। इसलिए नहीं, इसलिए कि एक तो रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, और दूसरा एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें। इसीलिए सिर्फ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना आपके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक सेक्शन 135 आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सोसाइटी इज लुकिंग फॉर यू। ऐसा नहीं कि ये सेक्शन छोड़ के चला गया था सर, मैं मुझे लगा सर एक सेक्शन है इसको छोड़ देते हैं, बाकी कर लेते हैं, बाकी अकाउंट्स ऑफ कंपनी तो अपना तैयार हो गया, ग्रिप में आ गया हमारे, और कुछ है नहीं अकाउंट्स ऑफ कंपनी में, बस यही है लास्ट सेक्शन। इसके बाद जो है बच्चों वाले मेन सेक्शन आप कर चुके हो। याद है कौन कौन से मेन सेक्शन? 128 डन, याद आ रहा? 134, 35 आज पढ़ोगे, और 38 मेन सेक्शन सारे कवर हो चुके हैं जिससे पेपर में क्वेश्चन आता है। बाकी जनरल पॉइंट्स हैं, उसको भी कवर करेंगे बाद में। अभी अब 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आप जानना चाहोगे सोसाइटी की हेल्प करने के लिए? क्या हेल्प करना चाहोगे? क्या रिलायंस फाउंडेशन की हेल्प करोगे? क्या विप्रो की हेल्प करोगे? क्या टाटा फाउंडेशन की हेल्प करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पेपर क्लियर करने के लिए आप नहीं पढ़ रहे हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए पढ़ रहे हो। किसके लिए पढ़ रहे हो आप? सोसाइटी के लिए। ये पहला प्रोविजन है जो बहुत इमोशनल और सोसाइटी के लिए। समझ में आ रहा है? अब सबसे पहला हम क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज के लिए सीएसआर का पैसा यूज हो सकता है। ये क्वेश्चन समझना जो मैंने बोला। क्या हर जगह सीएसआर ये करेंगे? क्या कौन सी एक्टिविटी सीएसआर में? आज गवर्नमेंट ने कहा डियर कंपनीज पैसा खर्च कर देना सोसाइटी के लिए। कहां खर्च करें? मैं अपने भाई की शादी करा दूं, मैं पड़ोस में किसी की शादी करा दूं, क्या ये सीएसआर है? क्यों नहीं है? थिंक अबाउट। किसी की शादी करवाना सीएसआर है? मैं कंपनी हूं, मैंने 50 करोड़ का बजट दे दिया, मैंने कहा एक काम करो शादियां करवा दो जिनकी नहीं हुई हैं, हाँ, और इसको मैं सीएसआर में डाल दूंगा, हो जाएगा? गवर्नमेंट ने लिस्ट दी है, प्रेस्क्राइब लिस्ट दी है रूल्स में, उन्हीं एक्टिविटीज में अगर कंपनीज पैसा खर्च करेंगे तो माना जाएगा सीएसआर। उसके अलावा किसी अगर एक्टिविटी में खर्च किया तो वो खर्च कर लो, लेकिन उसको गवर्नमेंट क्या ट्रीट नहीं करेगी, कहेगी ये सीएसआर नहीं है। कर दिया अच्छी बात है, लेकिन ये सीएसआर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जानना चाहोगे कौन कौन सी एक्टिविटी जिसके लिए बोला है कि सीएसआर का पैसा खर्च करोगे तब मानेंगे सीएसआर? सुनना चाहोगे? अच्छा, थोड़ा सा सब लोग गेस करो किस टाइप की एक्टिविटी गवर्नमेंट जनरली इंक्लूड करेगी। ओवरऑल ये समझ लो जिससे सोसाइटी अपलिफ्ट हो। क्या हो?
सोसाइटी का कल्याण हो। किसका? सोसाइटी का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, वेलफेयर हो, ऐसी एक्टिविटी चुनेगी गवर्नमेंट जिसके थ्रू सोसाइटी क्या हो? अपलिफ्ट हो। वही एक्टिविटीज को इंक्लूड करेगी गवर्नमेंट। तो अब एक एक एक्टिविटी हमें देखना है कि वो कौन कौन सी एक्टिविटी सीएसआर प्रोजेक्ट का पार्ट होगी, और कंपनीज को वही पैसा खर्च करना है। कल को आपसे पूछा जाएगा, किसी कंपनी में जाओगे, सीएसआर हेड होगे, तो पूछेगा आपसे कि सर सीएसआर कौन कौन सी एक्टिविटीज के लिए यूज हो सकता है, ये पैसा हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, कौन सी सीएसआर एक्टिविटीज के लिए हम पैसा यूज कर सकते हैं, बहुत डिटेल में है। हालांकि इसको बस आपको समझना है, रटने नहीं बैठना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी, ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा। अब पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, अगर आ भी जाएगा तो भी आप आराम से कुछ पॉइंट्स लिखने के लिए इजी रहे, मतलब इजीली होगा, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन जनरली नहीं आते अभी। ये है वो एक्टिविटी जो शेड्यूल 7 में बताए गए। कौन सा शेड्यूल में? अब मैं बता बता के थक चुका हूं शेड्यूल क्यों होता है, पता है आपको? शेड्यूल किसको सपोर्ट करने के लिए आता है? एक्ट को। किसको सपोर्ट करने के लिए आता है? जो डिटेल वर्किंग्स होती हैं, सेक्शंस में नहीं लिखी होती हैं, वो कहां लिख दिया जाता है? शेड्यूल में। जैसे क्या नाम है आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से शेड्यूल के हिसाब से बनते हैं? शेड्यूल 3, राइट? एक्ट में नहीं लिखा हुआ कैसे बनेगा, लेकिन किस में लिखा हुआ है? और शेड्यूल क्यों बनाए जाते हैं? एक्ट को सपोर्ट। इस पर बहुत डेप्थ में जाऊंगा जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, नाम है आईओएस, क्या? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, लॉ को कैसे पढ़ें, उसमें इसको बहुत डिटेल, अभी के लिए इतना समझो। शेड्यूल 7 में एक्टिविटीज बताई गई है कि इन एक्टिविटीज के लिए आप सीएसआर का काम करोगे। बस सुनते जाना और फिर एक एक पॉइंट देखना, फिर लास्ट में इसको सम अप करेंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर इनमें पैसा खर्च करो, डियर कंपनीज, अगर यहां पैसा खर्च करोगे तब हम इसे सीएसआर मान लेंगे, अदरवाइज हम इसको सीएसआर नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है? सबसे पहले देखो क्या, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। क्या? एक वर्ड याद रखो बस, ये इरेडिकेटिंग। व्हाट डू मीन द इरेडिकेटिंग? मिटाना। अगर कोई कंपनी इरेडिकेट पैसा खर्च कर रही, क्या इरेडिकेट, क्या मिटाने के लिए, क्या खत्म करने के लिए? हंगर। व्हाट डू मीन बाय हंगर? ऐसा क्या मतलब, क्या भूखे लोग हैं क्या इंडिया में? लग रहा है वो तो आपका नहीं, आपके पास तो चॉइसेस हैं। कई करोड़ लोग डेली भूखे सोते हैं, डेटा एज पर द गवर्नमेंट डेटा, 1-2 करोड़ नहीं, कई करोड़। और लगभग 18 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनको एक टाइम का खाना नसीब होता है। कितने टाइम का? एक टाइम का। हर कोई ब्लेस्ड नहीं है कि उसके पास चॉइसेस हो कि आज ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। यू आर अ सो ब्लेस्ड। और आप तो इतने ब्लेस्ड हो कि आपको सीए भी करवा रहा है ऊपर वाला। इसका मतलब कुछ किया होगा आपने, कुछ अच्छा पिछले जन्म में। 18 करोड़ लोग, थिंक अबाउट अ बिग डेटा। छोटा डेटा ये, कितना बड़ा डेटा। लेकिन आपको लगता होगा कि ऐसा थोड़ी होता होगा। हम, क्योंकि हम उस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं कि हमें नॉर्मल लगता है ये चीज है कि ऐसा हो ही थोड़ी सकता है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं अपने आसपास सराउंडिंग में कि इतना सब कुछ है, कोई खाने का है, कुछ है नहीं, छोड़ो यार, ऑप्शन है डेली वही, ये नहीं, ऐसा है। क्योंकि हम माहौल में ऐसे रह रहे हैं। लेकिन रियल में जब आप कुछ प्लेसेस पे जाओगे तो हो सकता है कि आप संभाल ना पाओ अपने आप को, मतलब यू विल शॉक। वो कहावत है ना कि मैं, एक बच्चा था, वो अपने फादर से जिद करने लगा कि यही खाना खाना है, उसी होटल में जाना है, वहीं खाना है। रोने लगा। जब फादर उसको होटल ले गए तो होटल के थोड़ी दूर बाहर एक पर्सन पड़ा हुआ था ऐसे ही। उससे पूछा गया, उसने पूछा पापा ये कि ऐसा क्या हुआ, ये क्या हुआ इनको? पता चल रहा है 2 दिन से ऐसे पड़ा हुआ है, खाना भी नहीं मिला है। सोचो, ये लाइफ है। आपके पास जो है, बी थैंकफुल टू दैट एंड बी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी। आज है, कल हो सकता ना रहे। ऐसे गायब होता है सेकंड्स में, होता है नहीं होता है। बी थैंकफुल व्हाट यू हैव और स्टॉप कंप्लेनिंग। तो पहला, अगर कंपनीज पैसा खर्च करें क्या हटाने के लिए? हंगर, भूखमरी।
दूसरा पॉवर्टी, गरीबी, मल न्यूट्रिशन, ये क्या है? कुपोषण। व्हाट डू मीन कुपोषण? यस। तो उसमें क्या होगा, मतलब आप उस लेवल पे दिखोगे ही नहीं, वीक हो जाओगे। अगर कोई कंपनी क्या क्या इरेडिकेट कर रही है? हंगर, पॉवर्टी, मल न्यूट्रिशन, और क्या क्या प्रमोट कर रही है? हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, सैनिटेशन, इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन टू स्वच्छ भारत कोष। अगर इन सब में पैसा दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, अगर ये सारे काम कर रही है तो ये किस में काउंट होगा? किस में काउंट होगा? ये सीएसआर में आ जाएगा। इससे सोसाइटी का भला हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? सेकंड चेक करते हैं और क्या क्या प्रमोट करने के लिए। सेकंड, प्रमोटिंग एजुकेशन, कॉमा। अब यहां पे सुनना, यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए पैसा खर्च करोगे, सीएसआर है। आगे लिख रहा है एक लाइन, इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन। व्हाट डू मीन बाय स्पेशल एजुकेशन? स्पेशल एजुकेशन फॉर स्पेशल चाइल्ड्स, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड्स। समझ में आ रहा है? उनके लिए अगर कुछ खर्च करोगे तो भी हम किसको मान लेंगे? नॉर्मल एजुकेशन में खर्च करोगे तब भी मानेंगे, स्पेशल एजुकेशन में चिल्ड्रंस की करो तब भी मानेंगे। एम्प्लॉयमेंट एंड एनहेंसिंग वोकेशन स्किल्स स्पेशली अमॉन्ग चिल्ड्रन, वीमेन, एल्डरली एंड डिफरेंटली एबल्ड एंड लाइवलीहुड एनहेंसमेंट। मतलब क्या कि आप कोई ऐसे स्किल सिखा रहे हो उनको जिससे वो कुछ, उनको रोजी रोटी का प्रबंध हो जाएगा, कुछ ना कुछ उनको मिल जाएगा, पेमेंट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ कमा सकते हैं उसके बाद। किसको? चिल्ड्रेन, वीमेन, एल्डरली एंड डिफरेंटली एबल्ड, ऐसे लोगों के लिए कुछ कर रहे हो आप। बेसिकली उनको जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। कौन सी जॉब? वोकेशनल स्किल्स, स्किल बेस्ड। कौन सी? स्किल बेस्ड। और किसके लिए? प्रमोटेड जेंडर इक्वालिटी। क्या प्रमोट कर रहे हो आप? जेंडर इक्वालिटी, सब समाना। और इंपावरिंग, गिविंग अ पावर टू इंपावर वीमेन। क्या? विमेन इंपावरमेंट। सेटिंग अप होम्स, घर बना रहे हो। हॉस्टल्स फॉर वीमेन्स एंड ऑर्फन्स। ऑर्फन्स मतलब नो पेरेंट्स जिसके। सेटिंग अप ओल्ड एज होम्स, ये क्या है? ओल्ड एज होम्स, याद आ रहा है? ओल्ड एज होम्स अगर आप बना रहे हो आपकी कंपनी, तो ये भी एक समाज कल्याण है, ये भी सीएसआर का पार्ट होगा। आजकल ज्यादा बन रहे हैं। डे केयर सेंटर्स एंड सच अदर फैसिलिटी फॉर सीनियर्स एंड मेजर्स फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। अगर कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे इनइक्वालिटीज जो है वो क्या हो रही हैं? रिड्यूस हो रही हैं, तो भी ये किसका पार्ट माना जाएगा? सीएसआर। और क्या है? अब आ जाओ, एनवायरमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए अगर कुछ काम कर रहे हो, सस्टेनेबल रहे, ताकि एनवायरमेंट सस्टेनेबल रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, तो भी आप इसके लिए फिर क्या करोगे? सीएसआर में काउंट होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? नेशनल हेरिटेज के लिए अगर आप कुछ काम कर रहे हो बचाने के, प्रोटेक्शन, व्हाट इज नेशनल हेरिटेज? मतलब ये क्या होता है? नेशनल हेरिटेज, राष्ट्रीय विरासत, ये क्या है? जो हमारी पुरानी विरासत है, जैसे कुछ जैसे ताजमहल है या और भी चीजें हैं जिसको प्रिजर्व करना हमारी, अगर उसको प्रिजर्व करने में हेल्प कर रही है कोई कंपनी, तो ये भी हम किस में मान लेंगे? सीएसआर के प्रोजेक्ट में मान लेंगे। अब आते हैं देखिए सोल्जर्स पे। किस पे? सोल्जर्स पे। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत कम एज में सोल्जर्स की डेथ हो जाती है। टेररिस्ट अटैक हो गया या कुछ भी हो जाए, कभी कुछ हो जाता है। कश्मीर में ज्यादातर हो जाता है, जम्मू कश्मीर में आपने देखा ही होगा, जेएनके में अभी रिसेंट भी, तो कश्मीर में भी हो जाता है। तो अब उनके लिए क्या? उनके लिए भी तो कंपनी अगर चाहे तो कुछ कर सकती है, उनकी फैमिलीज के लिए कुछ कर सकती है, कि जिन्होंने अपनी जिंदगी ही देश के लिए दे दी।
है कि नहीं? तो कह रहा है कि मेजर्स ऑफ बेनिफिट किसके लिए कर रहे हो आप? आर्म फोर्सेस वेटरन्स, मतलब योद्धा, आर्म फोर्सेस वेटरन्स, वॉर विडोज, उनकी वाइफ्स जो वॉर में जिनकी डेथ हो गई है, एंड देयर डिपेंडेंट्स, पेरेंट्स एंड ऑल, सेंट्रल आर्म फोर्सेस सीएपीएफ, और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वेटरन्स एंड देयर डिपेंडेंट इंक्लूडिंग विडोज। कि ऐसा कोई सोल्जर हो, किसी का भी पैरा फोर्सेस का हो या सेंट्रल का हो, आर्म फोर्सेस का हो, अगर उसकी डेथ हो गई तो उसकी विडोज को या उसके डिपेंडेंट्स को, जो उस पर डिपेंडेंट थे, इनके लिए अगर कोई कंपनी कुछ काम करना चाहे तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट किस में कंसीडर कर लेगी? सीएसआर। किस में कर लेगी? सीएसआर में कर लेगी। ये भी अच्छी बात है। अब इसका ओवरऑल इंपैक्ट देखना आप सोसाइटी पे कैसा पड़ रहा है। जितनी बातें आप बोलते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सोसाइटी पे देखना अपलिफ्ट में हेल्प हो रही कि नहीं हो रही, ये पॉइंट्स में। अगला, अभी देखो आप ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग किसको दे रहे हो? अगर कंपनी ट्रेनिंग देने में खर्चा कर रही है, किसको? टू प्रमोट कौन सा स्पोर्ट्स? कौन सा स्पोर्ट्स? नेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स या पैरालंपिक स्पोर्ट्स। ये क्या है पैरालंपिक्स? नवदीप सैनी का नाम सुना है? नवदीप सिंह का भी, जो विराट का शायद फैन है वो, और बेन स्टोक का भी है शायद, दो का फैन है। तो जिसका पीएम मोदी ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ में अभी देखा होगा आपने उनको, हाइट उनकी और जैवलिन, चेहरा तो याद ही दिख रहा होगा बल्कि कई लोगों को चेहरा। हाँ, तो अगर पैरालंपिक्स वालों के लिए भी अगर कंपनीज कुछ खर्च करती हैं तो इसी असर, आप देखना कभी नोटिस करना, इनकी जर्सीज पे ना किसी कंपनी का नाम लिखा होता है कई बार। जैसे जनरली इनके लिए जेएसडब्ल्यू काम कर रहा है। कौन कर रहा है? जेएसडब्ल्यू। तो बेसिकली ये सारे काम जो है सीएसआर के प्रोजेक्ट में कवर हो जाएंगे। क्या? ट्रेनिंग दे रहे हो रूरल स्पोर्ट्स और रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स नेशनल लेवल पे, या पैरालंपिक्स या ओलंपिक स्पोर्ट्स, इन सबको प्रमोट करने के लिए ट्रेनिंग्स के लिए पैसे खर्च कर रहे हो, तो किसमें काउंट कर लेगी गवर्नमेंट इसको? अल्टीमेट इससे फायदा होगा कंट्री का, इंटरनेशनल रेपुटेशन इंक्रीज होगी इंडिया की, अच्छे स्पोर्ट्स पर्संस निकल के आएंगे, है कि नहीं? कई नीरज चोपड़ा निकल के आएंगे, है कि नहीं? आगे, अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर दे, अब देखो ये भी गवर्नमेंट कह रहे कि अगर कोई कंपनी कंट्रीब्यूशन कर रही, कहां कंट्रीब्यूशन कर रही है? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, पीएम केयर फंड का नाम सुना है आपने? याद आ रहा है? पीएम केयर फंड में बहुत पैसा गया था, कब? कोविड में। तो अगर कोई पीएम केयर फंड में भी पैसा डाल रही है कंपनी, तो भी हम उसको क्या मान लेंगे? कि तुम सीएसआर कर रहे हो। क्या मान लेंगे? सीएसआर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सीएसआर कर रहे हो। अच्छा, और क्या क्या भैया? अगर कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंक्यूबेटर और रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा काम कर रहे हो साइंस टेक्नोलॉजी में जिससे कुछ रिसर्च भी अगर वर्क कर रहे हो तो उससे कुछ निकल के आ जाओ, उसमें आप फंडिंग कर रहे हो, तो भी इसको किसका पार्ट मान लिया जाएगा? सीएसआर का। यूनिवर्सिटीज को कुछ ग्रांट दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो ये भी किसमें मान लिया? जैसे आईआईटीज को कुछ पैसा दे रहे हो, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ऐसे जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनको कर रहे हो, तो फिर ये क्या मान लिया जाएगा? सीएसआर। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे अगर आप काम कर रही है आपकी कंपनी, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे, तो भी ये किसका पार्ट माना जाएगा? सीएसआर। स्लम एरिया डेवलपमेंट, स्लम एरिया डेवलपमेंट, स्लम एरिया, अभी जैसे आप देखो मुंबई का जो स्लम एरिया धारावी, नाम सुना है? अभी उसको डेवलप करने का जो किसके पास राइट आ गया है? अडानी ग्रुप के पास। तो स्लम एरिया डेवलपमेंट का काम भी अगर आप कर रहे हो तो वो भी किसमें काउंट हो जाएगा? सीएसआर में। व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट? नेचुरल कैलेमिटीज, याद आ रहा है? अगर ऐसा कुछ होता, डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो भी ये किसका पार्ट मान लिया जाएगा? सीएसआर। अच्छा, ये जितनी भी एक्टिविटीज आप देख रहे हो, ये सारा ए टू जेड सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मोस्ट ऑफ द थिंग्स को देखो आप, ये कवर कर लिया लॉ मेकर ने, सारी चीजों को कवर कर लिया है किसमें? सीएसआर एक्टिविटी। तो सीएसआर एक्टिविटी में क्या क्या चीजें कर सकते हो आपने सारा देखा।
इरेडिकेटिंग कर रहे हो आप, प्रमोट कर रहे हो एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी और एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हो आप, नेशनल हेरिटेज बचा रहे हो आप, आर्मी पर्सन्स के लिए कुछ कर रहे हो, सोल्जर्स के लिए कुछ कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो स्पोर्ट्स के लिए, और पीएम केयर फंड में पैसा दे रहे हो, और रूरल डेवलपमेंट रिसर्च में पैसा खर्च कर रहे हो, और स्लम एरिया डेवलप, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्लम एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और डिजास्टर मैनेजमेंट। आई होप कि क्लास को 8-7 पॉइंट तो ऐसे याद हो गए होंगे पूरे स्टूडेंट्स को, मतलब याद भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसे 7-8 पॉइंट तो ऐसे दिख रहे होंगे आपको। कौन कौन से दिख रहे हैं 7-8 पॉइंट? कम से कम 7 पॉइंट तो आपको पता ही होने चाहिए। कभी गलती से पेपर में आ गया, वैसे तो आना नहीं चाहिए ऐसा क्वेश्चन, बस क्योंकि इसमें कोई सेंस नहीं बनता, बट डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ भी गया तो भी आप 7 पॉइंट बहुत आराम से लिख लो। सबसे लास्ट के तीनों पॉइंट रिपीट कर दो। सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट, दूसरा डेवलपमेंट, स्लम एरिया, लास्ट वाला सबसे लास्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। 3 तो यही हो गए, अब और निकालो 4, खत्म हो गया 4। एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन इंक्लूड, 5 हो गए। 6 इक्वलिटी हो गया। 7 और भी अगर लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, 8-10 बाकी जितना याद आता रहे पेपर में। हाँ, पीएम केयर तो कभी भूल ही नहीं सकते आप। स्पोर्ट्स में मतलब 8-9 पॉइंट आराम से आप लिख पाओगे। हालांकि आना नहीं है, आ जाएगा तो मतलब मैं दोनों तरफ से तैयार रहूंगा कि आ जाए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, क्योंकि कुछ नहीं आएगा तो कुछ तो आएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज को सीएसआर नहीं माना जाएगा। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज को सीएसआर नहीं माना। अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने क्या पढ़ा कि कौन कौन सी एक्टिविटी सीएसआर मानी जाएंगी ना। पेपर में ये क्वेश्चन आने के चांसेस 100% में से एक आ जाता है, ये वाला। कौन सी एक्टिविटी सीएसआर नहीं मानी जाएगी? अभी क्या पढ़ के आए हो और अब क्या पढ़ने वाले हो? नहीं मानेगा। अगर यहां पैसा खर्च करोगे तो हम नहीं मानेंगे सीएसआर का प्रोजेक्ट का पैसा है, हम मान लेंगे ये अलग है, सीएसआर में पैसा आपने खर्च नहीं किया। लेकिन वहां जो पीछे पढ़ के आ रहे हो, अगर वहां खर्च किया तो क्या मानेंगे? सीएसआर। अब चेक करते हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटी जिसमें अगर कंपनी पैसे खर्च भी कर दे तब भी गवर्नमेंट करिए हम नहीं मानते तुमने सीएसआर में पैसा खर्च किया, हम इसे नहीं मानेंगे सीएसआर। सबसे पहला वाला जो पॉइंट है जिसको गवर्नमेंट नहीं मानती, कि अगर आपने कोई एक्टिविटीज की है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। कैसे किया है? मतलब वो कंपनी का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। क्या है कंपनी का? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। जैसे आपने देखा सीरम इंस्टीट्यूट, नाम सुना है आपने? वैक्सीन जब बनी थी कोविड-19 में, तो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था वो वैक्सीन। अब वो वैक्सीन बनाना, अब उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की R&D किया, फार्मा कंपनी है। अब उनका वो डे टू डे एक्टिविटी है, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। क्या है वो? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो इसको सीएसआर का प्रोजेक्ट नहीं माना गया था। क्या नहीं माना गया था? सीएसआर का प्रोजेक्ट नहीं माना गया था। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर? क्योंकि वो क्या है? नॉर्मल। क्या है? बाद में एग्जामिशंस के थ्रू चीजें अलग अलग हो जाती हैं, वो अलग बात है। बाकी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर आपका डेली का काम है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसमें ही तुम पैसा खर्च कर रहे हो, तो गवर्नमेंट कह रही भैया ये तो सीएसआर नहीं है। तो कीवर्ड याद रखना, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब एक एक कीवर्ड याद रखना, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर कोई पर्सन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में उसी में पैसा खर्च कर रहा है तो ये सीएसआर का प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। सेकंड, अब यहां पे देखना, अगर कोई एग्जांपल लिखना चाहे तो साइड में छोटा सा एक लाइन का, एक लाइन भी नहीं होगी, बस उसका नाम लिख लेगा तो उससे भी कर चल जाएगा। जो नॉर्मल, पहले तो एक बार हाईलाइट कर लो, ये जो वर्ड लिखा होगा ना नॉर्म, जैसे मैंने येलो किया हुआ इतना पार्ट, यही हाईलाइट करना है आपको। बाद में एक कीवर्ड याद रहने चाहिए आपको, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब इसमें एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम, SERUM, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोविशील्ड का नाम सुना है आपने? इन्होंने डेवलप किया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने किया था एस्ट्रा के साथ मिलके। अब दूसरा आते हैं, सेकेंड वाला जो पोर्शन है, सेकेंड वाला जो पोर्शन है वो है क्या, एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द कंपनी, कहां किया हो और किसको छोड़ के, लेकिन एक्सेप्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट पर्सनल्स रिप्रेजेंटिंग स्टेट यूनियन टेरिटरी एट नेशनल लेवल और एट इंटरनेशनल, इसको छोड़ के अगर कोई कंपनी कोई पैसा खर्च कर रही, कहां, आउटसाइड इंडिया, कहां कर रही है, लेकिन वो पैसा इन पर्पस के लिए खर्च नहीं कर रहा, अगर इन पर्पस के लिए खर्च कर दिया तो मान लिया जाएगा सीएसआर। कौन से पर्पस के लिए, ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग स्टेट और नेशनल एट इंटरनेशनल। अगर सपोज दैट इन्फोसिस आउटसाइड इंडिया यूएस में नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग में पैसा खर्च कर रही है अगर इन्फोसिस, तो बताओ सीएसआर होगा कि नहीं होगा, तब सीएसआर होगा। उसके अलावा कुछ कर रही है, अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन कर रही है वहां जाके, तो क्या ये सीएसआर है, नहीं। लेकिन नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग रियल लाइफ में, नीरज चोपड़ा ट्रेन हो रहा है यूएस में, अगर मान लो इन्फोसिस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पैसा खर्च कर रही है, तब तो ये सीएसआर हो जाता। इसके अलावा कहीं खर्च कर रही है तो उसको हम सीएसआर मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे। ये लाइन अगर नहीं समझ में आए तो जल्दी मुझे बता दो, ये समझ में आ गई तो बिल्कुल गुड टू गो। यहां से क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, आप ध्यान रखना। अब ये जो एक्टिविटी सीएसआर में नहीं है, इससे एक एक नंबर के, दो दो नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे ही इसको केस स्टडी में कन्वर्ट करके, इसी लाइन को केस स्टडी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर इन्फोसिस आउटसाइड इंडिया पैसे खर्च कर रही है तो वो सीएसआर प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वही इन्फोसिस किसकी ट्रेनिंग में खर्च कर रही हो, कोई ऐसा एथलीट जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तब उसको हम किस में मान लेंगे। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 सबको क्लियर है लास्ट तक? क्लियर? थर्ड वाला पॉइंट अब देखो, रिलायंस ने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे दिया। क्या दे दिया? अब बोल दिया, हो तो गया सीएसआर। क्या बोल दिया? हो तो गया सीएसआर। पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे दिया हमने तो सीएसआर हो गया। क्या ये सीएसआर है? क्यों? क्या पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिया जाता है या दिया ही नहीं जाता? अरे भैया, जिसकी सत्ता आ गई उसको डोनेशन बढ़ जाता है उल्टा। हाँ, और कैसे करेंगे ये सब? कैसे चलेगा उनका काम सब? तो डोनेशन का प्रोविजन लीगल है, लीगैलिटीज हैं। तो अब पॉलिटिकल डोनेशन दे दिया मान लो कंपनी ने। अब कंपनी कह रही है कि भैया हमने तो 50 करोड़ 5 करोड़ तुम्हारे में तो दे दिए, यही तो सीएसआर हो गया। तो लॉ कह रहा है ये सीएसआर नहीं है। इससे समाज का क्या इंपैक्ट पड़ा? क्या पार्टी पे इंपैक्ट पड़ा, सोसाइटी पे नहीं पड़ा। तो जो पैसा रिलायंस ने, टाटा ने, किसी कंपनी ने अगर पॉलिटिकल डोनेशन दी है तो वो सीएसआर प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं होगा। तो इसकी हेडिंग याद रखना, पॉलिटिकल डोनेशन। देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब मुझे ये बताने की जरूरत है नहीं पॉलिटिकल पार्टीज का नाम, आपको पता है। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीएसआर, याद रखना। नेक्स्ट, एक्टिविटी बेनिफिटिंग द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी एज डिफाइंड। ठीक है, ऐसी कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो, एक कंपनी कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही है जिससे एम्प्लॉइज का बेनिफिट होने वाला है। कंपनी के किसका बेनिफिट होने वाला है? ऐसी कोई स्कीम बनाई जिससे एम्प्लॉइज का बेनिफिट होने वाला है। अब कंपनी कह रही एम्प्लॉइज का बेनिफिट होने वाला है हमारे, तो यही तो सीएसआर है। क्या है ये? सीएसआर है। क्या बोल दिया इसको? भैया वो एम्प्लॉइज का बेनिफिट हो रहा है, सोसाइटी का बेनिफिट नहीं हो रहा। वो एक आपकी कंपनी जो आपका वर्कर है उसका बेनिफिट हो रहा है। तो अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज अगर आप कंपनी कर रही है जिससे किसका बेनिफिट होने वाला है? एम्प्लॉइज का, तो वो सीएसआर का प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वो किसकी बेनिफिट के लिए? सिर्फ उसी कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए, तो ये सीएसआर नहीं है। फोर्थ कह रहा एक्टिविटी सपोर्टेड बाय द कंपनी ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस फॉर डिराइविंग मार्केटिंग बेनिफिट फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज
आप एक्टिविटी कर रहे हो लेकिन किस लिए कर रहे हो? उसका क्या फायदा ले रहे हो? स्पॉन्सरशिप कर रहे हो लेकिन उसका फायदा क्या लेने वाले हो आप? तो ये सीएसआर नहीं है, तो तुम अपने लिए कर रहे हो। स्पॉन्सरशिप बेसिस पे अगर कोई काम करो उसमें खर्चा कर रहे हो, तो ये सोसाइटी के लिए नहीं कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो आप? अपने लिए, क्योंकि उसका बेनिफिट तो ले लिया ना, या दिल पे लिखवा के उसके। अगली लाइन, लास्ट वाली लाइन, एक्टिविटीज कैरिड आउट टू द फुलफिलमेंट ऑफ एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस। ध्यान सुनना, एक कंपनी उसने टैक्स दे दिया, क्या दे दिया? टैक्स दे दिया। एक कंपनी उसके ऊपर पीएफ के प्रोविजंस एप्लीकेबल थे, प्रोविडेंट फंड, याद आ रहा है? ईपीएफ। अब लीगल है वो तो करना ही पड़ेगा, उसमें पैसा जमा कर दिया। एम्प्लॉयज को ग्रेचुटी देना मैंडेटरी है, ग्रेचुटी दे दिया, और ये सब देने के बाद बोल रही है सीएसआर हो तो गया। टैक्स देने के बाद क्या कह रही है? सीएसआर। क्या टैक्स देना सीएसआर है? थिंक अबाउट, सीएसआर है, टैक्स देना सीएसआर है। तो कंपनी तो कह रही हमने स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस पूरी कर दिया ना, हमने पीएफ जमा करवा दिया, हमने टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो ये तो सीएसआर में काउंट कर लेंगे। लेट से आज हमने 5 करोड़ रुपए टैक्स दिया गवर्नमेंट को, मान लेंगे सीएसआर में काउंट कर लिया, 5 करोड़ खर्च कर दिया, तो गवर्नमेंट मान रही है क्या इसको? नहीं। तो अब टोटल एक्टिविटीज देखो सिर्फ कितनी है? 6। कितनी है जो किसमें काउंट नहीं होंगी? कौन कौन सी कीवर्ड्स याद रखना? पहला कोर्स, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अगर कोई कंपनी खर्च करी तो वो सीएसआर नहीं है, उसका डेली का काम है। आउटसाइड इंडिया अगर कोई कंपनी पैसा खर्च कर रही है, लेकिन किसको छोड़ के? ट्रेनिंग किसको? इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनल जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, नीरज चोपड़ा, याद रखना। कंट्रीब्यूशन किसको? पॉलिटिकल पार्टी जान दे देंगे डोनेशन के लिए, ऐसी कोई चीज चल रही हो तो उसके लिए भी इसको सीएसआर का प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। किसके बेनिफिट के लिए कंपनी एक्टिविटी कर रही है, तो ये सीएसआर का प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका फायदा सिर्फ उस कंपनी के एम्प्लॉइज तक रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए सीएसआर का पार्ट नहीं है। ये आपकी लीगल ड्यूटी है। क्या है? लीगल ड्यूटी है। नेक्स्ट, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज का अगर आप बेनिफिट ले रहे हो, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज का बेनिफिट ले रहे हो, पैसे खर्च करो, मार्केटिंग बेनिफिट ले रहे हो, तो भी ये सीएसआर का प्रोजेक्ट नहीं है। और लास्ट में, अगर कोई अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, टैक्स पे कर रहे हो आप या पीएफ जमा करो, अगर ऐसा कोई ऑब्लिगेशंस है उसको फुलफिल करने के लिए कुछ पैसे खर्च कर रहे हो उस एक्टिविटीज पे, तो ये भी सीएसआर का प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। ये 2 चीजें समझ में आ गई क्या? पहले ये बताओ मुझे। अभी सबसे पहले हमने क्या जाना? सबसे पहले हमने क्या जाना कि सीएसआर क्या, कहां कहां सीएसआर का पैसा लगाया जा सकता है, और कौन कौन से एक्सपेंसेस या खर्चे किस में काउंट नहीं होंगे? सीएसआर। सबसे ज्यादा जरूरी ये कि जो ट्रीट नहीं किए जाएंगे सीएसआर, कौन कौन से खर्चे हैं वो, उसके जो कीवर्ड्स है एक बार लिख दो अपनी कॉपी पे, सिर्फ कीवर्ड, जिसको मैंने येलो येलो कलर से किया था वो कीवर्ड, सब लोग। ये जो एक्टिविटी नहीं है सीएसआर की, यही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए भी। इसमें बना के क्वेश्चन पूछेगा वो नीरज चोपड़ा वाला, याद रखना, घुस के क्वेश्चन बनाएगा वहीं से। हाँ, वो सीएसआर नहीं, लेकिन नीरज चोपड़ा को ट्रेन करोगे, कंपनी खर्च करे उसकी ट्रेनिंग में, तो वो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जेएसडब्ल्यू नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग में पैसा खर्च करा, यूएस में जैसे वो ट्रेनिंग कर रहा है, तब वो सीएसआर में आ जाएगा। वो अगर किसी और को ट्रेन कर रहा है वहां पे, तो वो नहीं आएगा। इंडियन स्पोर्ट्स एथलीट होना चाहिए। हम्म। देखो, जैसे जो सेकेंड लास्ट वाला एग्जांपल था, सेकेंड लास्ट वाला जो अभी इसमें था, उसमें ये बोला गया अगर आप कोई एक्टिविटी, कंपनी पैसा खर्च कर रही है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के लिए, जो स्पॉन्सर करते हैं ना,
जैसे एयरटेल मैराथन एंड ऑल, जैसे करते हैं, और उसका आप मार्केटिंग बेनिफिट ले रहे हो, तब वो सीएसआर का पैसे में काउंट नहीं होगा। बेनिफिट नहीं लेना उसका आपको। क्योंकि उसमें जो आपका माइंडसेट होता है कंपनी का, वो बेनिफिट उठाना होता है, सोसाइटी की हेल्प करना नहीं होता है। वो तो दिख रहा है हेल्प हो रही है, लेकिन एक्चुअल जो उसके पीछे जो लॉजिक है, वो कंपनी को अपना मार्केटिंग बेनिफिट उठाना है। बहुत सारी कंपनी वो सीएसआर में नहीं है, वो काउंट नहीं होंगी। हो गया। पहला आपने देखा कि सीएसआर के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होंगी, कि कंपनी इनमें से कौन सा काम चुन सकती, वो लिस्ट पूरी दे दी गई है। अब हमने पढ़ा कि कौन सी एक्टिविटीज को सीएसआर में काउंट नहीं करेंगे, कौन सी एक्टिविटी सीएसआर में काउंट नहीं की जाएगी। टोटल कितनी है? 6। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 6, कि ये एक्टिविटी सीएसआर का पार्ट हो ही नहीं सकती, इसको बाहर रख रखा लॉ मेकर्स ने। क्लियर है? इतनी दोनों बातें समझ में आई क्या? कोई जरूरी नहीं कि मैं पूरा खत्म ही कर दूं, जितना करूंगा उतना ऐसा करूंगा कि आप उसको बार 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 करके, ताकि वो आपका फेवरेट बन जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं पेपर में। अच्छा, ऐसा भी होता है इसमें कि जैसे एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है, तो ये मत समझना अगले अटेम्प्ट में नहीं आएगा, यहां वो लॉजिक नहीं एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहां वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है। जैसे एक अटेम्प्ट में कुछ पूछ लिया सेक्शन 135 से, अगले अटेम्प्ट में पूछेगा उसी सेक्शन से, उसका अलग सब टॉपिक पूछ लिया, तब यही हुआ ना इस बार इंस्टीट्यूट ने पूछा सीएसआर का क्वेश्चन। कौन सा पूछा बाद में बात करेंगे, बट इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, क्योंकि स्कोप ज्यादा है यहां पे पूछने का। समझ में आ रहा है? तो अब इस एंगल से इसको पढ़ना है हमें। तो ये 2 पॉइंट्स कवर कर लिया हमने। पहले देखा कहां ये एप्लीकेबल होगा, कौन कौन सी एक्टिविटी सीएसआर में लेंगे, और कौन कौन सी एक्टिविटी सीएसआर का पार्ट। ये 2 चीजें क्लियर हो गई। अब एक बात बताओ, मैं एक छोटी मोटी कंपनी, मेरी इनकम उतनी है नहीं, ऊपर से सीएसआर की ऑब्लिगेशन अलग लाद दी गई मेरे ऊपर, मैं बचूंगा या चला ही जाऊंगा? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, दूसरों की हेल्प कब करोगे? जब खुद का पेट भरा रहेगा कि नहीं भरा रहेगा? या तुम उनमें से हो कि तुम अपनी थाली उनको दे देते हो और खुद सेक्रीफाइस करते हो? कितने दिन करोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? 3 दिन बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं। लॉ का कहना यही है कि आप दूसरों की मदद कब कर पाओगे? पहले तुम खुद की मदद कर लो, पहले अपनी मदद करनी है ना। जब तुम सक्षम हो जाओ तभी तो कर सकते हो। आप अपनी थाली दूसरे को दे दोगे, 1 दिन दे सकते हो जब आपको भूख ना हो, ज्यादा खा लिया हो, या बहुत ही दयालु हो जाओ, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता डेली दे दोगे। या तो सक्षम हो तभी तो कर पाओगे। लॉ यही कह रहा है कि भैया, और दूसरा, हर कंपनीज के ऊपर सीएसआर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। हर कंपनी को नहीं कहेंगे तुम सीएसआर करो, तुम सीएसआर करो। कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज को कहेंगे। आपको क्या लगता है छोटी कंपनीज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी, बिग कंपनीज पे? थिंक अबाउट, छोटी पे क्यों नहीं डालना चाह रहे हैं? पहले वो ठीक से चल ले, बच्चे थे तो क्या आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई थी क्या? अभी भी आपके ऊपर कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यही बोलते होंगे ना तुम लोग बस पढ़ाई करो। ये थोड़ी बोलते होंगे कि आप ये करो, इतना चाहिए घर में, ये वो, ऐसा कुछ तो अभी नहीं बोलता। अभी यही बोलते होंगे तुम्हारे में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो बेटा बस पढ़ाई पे ध्यान दो, लड़ाई पे नहीं। किस पे? पढ़ाई पे ध्यान दो, यही बोला जाता है। तो छोटी मोटी कंपनीज पे क्या लग रहा है सीएसआर एप्लीकेबल होगा? अच्छा, एक क्वेश्चन देखता हूं कौन बता पाता है। आपने कहा नहीं होगा, मैंने भी चलो मान लिया आपकी बात कि छोटी मोटी कंपनीज को कहेंगे रहने दो। अगर छोटी मोटी कंपनीज का दिल बहुत बड़ा है और वो फिर भी चाहती वॉलेंट्री, कैसे वॉलेंट्री सीएसआर कर सकती है। अरे आपको क्या लगता है लॉ मना करेगा? क्या लगता है, जरा सोचो एक बार। कहेगा क्या कि नहीं नहीं कोई बात नहीं आप रहने दो? आपको लग रहा है मना करेगा? वॉलेंट्री अगर कोई करना चाहे तो लॉ मना करेगा? नहीं। लेकिन मैंडेटरी किन के लिए किया गया होगा?
बिग प्लेयर्स जानना चाहोगे बिग प्लेयर्स कौन से हैं? 3 पॉइंटर्स पे इनको बिग प्लेयर माना गया है। NTN क्या? NT, N स्टैंड्स फॉर नेटवर्थ, T स्टैंड्स फॉर टर्नओवर और N स्टैंड्स फॉर नेट प्रॉफिट। इन 3 बेसिस पे लिया गया, मतलब और तीनों के बीच में ऑप्शन है और इन 3 को क्राइटेरिया लिया गया है कि अगर ये क्राइटेरिया एक स्पेसिफाइड अभी आ रहा है अमाउंट कि स्पेसिफाइड नेटवर्थ है अगर कंपनी का, या टर्नओवर है इतना, या नेट प्रॉफिट है इतना, तब तुम्हारे ऊपर CSR पे पैसा खर्च करना क्या हो जाएगा? ऑप्शनल नहीं, क्या हो जाएगा? मैंडेटरी। जानना चाहोगे कितना है? कितना है? गेस करो कितना होना चाहिए? 10 करोड़? 10 करोड़ नेटवर्थ, नेटवर्थ पहले पूछ रहा हूं, नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 100 करोड़। टर्नओवर कितना होना चाहिए? 4 करोड़? 200 करोड़। अच्छा ये बताओ, ऐसे थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, नेटवर्थ ज्यादा होना चाहिए, टर्नओवर ज्यादा होना चाहिए या नेट प्रॉफिट? सबसे कम क्या होगा? नेट प्रॉफिट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हाँ, नेट प्रॉफिट हमेशा क्या होगा? कम होगा। यहां भी नेट प्रॉफिट क्या होने वाला है? कम होने वाला है। कितना होने वाला है, क्या होने वाला है, वो एक बार देखते हैं। सबसे पहले आपको 3 बातें बताई गई हैं। 3 बातें मतलब कितना पैसा खर्च करेंगे। अब मैंने आपको NTN बोला था, नेटवर्थ, दूसरा N का मतलब T का मतलब टर्नओवर और तीसरा N का मतलब, देखो यही 3 बातें। अब आप देखना इसमें ऑप्शन दिया गया है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मतलब तीनों में से कुछ भी अगर फॉल कर जाए तो कंपनी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। बिग प्लेयर्स किसे बोलेंगे? जिनका नेटवर्थ कितना हो? 500 करोड़ और भारत का राक्षी पक्षी मोर। कितना? 500 करोड़ और मोर। तो 500 करोड़, 500 रुपए नहीं, कितना कह रहा है? 500 करोड़ और मोर। दूसरा टर्नओवर देखो हमेशा ज्यादा होता है, याद रखना लॉजिकली, इसका डबल कर दो। 1000 करोड़ भारत का राक्षी पक्षी क्या? मोर। तीसरा, अब आपने कहा नेट प्रॉफिट सर कम होना चाहिए, यही बोला ना। देखो 5 करोड़ और मोर, समझ में आ रहा है क्या? अगर इतना है आपका, क्या क्या नेटवर्थ कितना? 500 करोड़ और मोर, इसका डबल कर दो टर्नओवर, मोर, बहुत कम कर दो। अगर इतना है, कब ये कब काउंट होगा? ध्यान सुनना। अ कंपनी शैल कॉन्स्टिट्यूट अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। CSR इंप्लीमेंट करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी जिसका नाम है क्या? कॉर्पोरेट CSR कमेटी। क्या बोलते हैं उसको? CSR कमेटी। इफ कब बनाई जाएगी? इफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कंपनी की नेटवर्थ कितनी हो और मोर, या टर्नओवर कितना हो, या नेट प्रॉफिट कितना हो 5 करोड़ और मोर। अगर ऐसा है तो कंपनी को CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई? कट शॉर्ट, आपके ऊपर CSR का प्रोजेक्ट, CSR सेक्शन 135 मैंडेटरी प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएगा ऐसी कंपनीज पे जिसका नेटवर्थ, टर्नओवर और लास्ट में नेट प्रॉफिट, इसके बेसिस पे अगर इतना है, ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा क्या? CSR का। तो आपके अगर फ्यूचर क्लाइंट्स जो कंपनीज हैं, अब दिमाग लगाओ, फ्यूचर क्लाइंट्स कंपनीज आपकी कौन बन सकती हैं? जनरली ये कंपनीज जिसका नेटवर्थ कितना हो 500 करोड़ और मोर, या टर्नओवर कितना हो, या उसका नेट प्रॉफिट कितना हो। अच्छा ये बताओ, आज के टाइम में नेट प्रॉफिट 5 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात है या नॉर्मल है? तो ज्यादातर कंपनीज कवर हो जाएंगी इसमें देखा जाए तो। लॉ ने देखो अपना शस्त्र छोड़ दिया है, तीनों चीज इधर से क्या डाल दिया है, नेटवर्थ के बेस पे चेक कर लेंगे तुम्हें, उससे भी बच गए तो, और फिर लास्ट में इससे तो बचना ही नहीं है तुम्हें। समझ में आ रहा है? तो इनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा क्या? CSR। क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? क्लियर है इतना? अब CSR एप्लीकेबल हो जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन कितना पैसा खर्च करना है मुझे?
मेरी कंपनी के ऊपर सीएसआर का प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा प्रोविजन, सेक्शन 135 मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो। क्यों? क्योंकि मेरा नेटवर्थ 500 करोड़ है, या टर्नओवर 1000 करोड़ है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो गया। अब मैं कितना सोसाइटी के लिए पैसा खर्च करूं, कितने परसेंट खर्च करूं, सोसाइटी के लिए सीएसआर का कितना पैसा खर्च करूं मैं, तो लॉ ने भी इसकी भी एक लिमिट बता दी कि कितना पैसा आपको खर्च करना है। कितना करना है? 2%। कितना करना है? 2%। अब ये जो पैसा आप खर्च करोगे, अब ध्यान से सुनना, ये वाली लाइन सीएसआर कमेटी, हाँ दिस वन। अब सुनना ध्यान से, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है यहां से। The board in every company where the CSR committee is required to constitute shall ensure that company spend in every financial year at least, जिसके ऊपर CSR का प्रोविजन एप्लीकेबल है उनकी बात कर रहा है ये, मतलब 500 करोड़, 1000 करोड़ और 5 करोड़ वालों की बात कर रहा है ये, कि कितना पैसा तुम CSR का खर्च करोगे, ये अमाउंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, कितना करोगे? एट लीस्ट कितना कह रहा है? कह रहा है एट लीस्ट, बाकी तुम्हारे दिल की इच्छा, लेकिन कम से कम कितना करना, मिनिमम मिनिमम कितना खर्च करना है ऐसी कंपनीज को? 2%। ये 2% किसका निकाला जाएगा? एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज। नेट प्रॉफिट का एवरेज निकाला जाएगा। नेट प्रॉफिट कितने साल का? 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 साल का प्रॉफिट जोड़ लो, डिवाइडेड बाई 3 कर लो, जितना आए मल्टीप्लाई बाई 2%। ये क्या निकल के आ जाएगा? कितना पैसा सीएसआर में हमें खर्च करना है, ये डिटेल पूरी निकल के आ जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर पिछले 3 साल का एवरेज बता रहा है, मान लो कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, 2 साल ही हुए हैं, तो 2 साल का ले लो एवरेज। सर मान लो 3 साल में 1 साल लॉस हुआ हो, तब क्या करेंगे? लॉस को एडजस्ट कर देना, लॉस वाला काउंट नहीं होगा, फिर 2 साल जो होगा वो एडजस्ट करके निकाल लिया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये कह रहा है देखो, where the companies had not completed the 3 financial years, पिछले 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ, अब एवरेज कैसे निकालें? तो लॉ कह रहा है एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग सच इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, जितना हो पिछला उतना ले लो। जैसे 2 साल हुए अभी, तो 2 साल का ले लो। समझ में आ रहा है? अब यहां पे जैसे, अब इसका अमाउंट निकाल के बताओ कितना सीएसआर में खर्च होगा, बताओ। नेट प्रॉफिट कह रहा है पिछले 2 साल का कितना है? 20 करोड़ और 38 करोड़। कितना निकालो, एवरेज निकालो इसका। 58 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 साल का है, कितना आया? और मल्टीप्लाई बाई 2%, कितना निकल के आएगा? कितनी? 58 lakhs। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि अभी 2 साल न्यूली इनकॉर्पोरेट का भी 2 साल ही हुए, तो 2 साल का एवरेज निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? तो अभी आपने देखा क्या, सीएसआर की एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड होंगी, फिर आपने पूरी एक्टिविटीज देखी, फिर देखा क्या सीएसआर की एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होगा, वो 6 एक्टिविटीज आपने देखी। फिर आपने क्वेश्चन देखा कि कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा सीएसआर का प्रोविजन। तो कौन कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा? जिनका नेटवर्थ कितनी हो, 500 करोड़ और मोर, या डबल कर दो, उसका सबसे कम कर दो, कितना, तब जाके ये एप्लीकेबल होगा। अब एप्लीकेबल तो हो गया, लेकिन अब एप्लीकेबल होने के बाद लॉ की लिमिट क्या है, खर्चा कितना करना है? कम से कम 2% निकाल। 2% क्या? एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड तो उसका एवरेज लो जितना है। क्लियर? ये पैसा आप कहां खर्च करोगे? सीएसआर में। इतनी बात क्लियर हुई क्या? ये 4 बातें क्लियर हुई क्या? अच्छा एक बात बताओ, सीएसआर का जो पैसा है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अब इसमें कई बातें आएंगी, लेकिन इसमें एक बात है जो, हाँ इसको मैं यहां पे लिख दूं, हालांकि अभी किसी अटेम्प्ट में क्वेश्चन बना नहीं है ये।
लेकिन कभी इंस्टीट्यूट चाहेगा तो क्वेश्चन बना सकता है ये वाला कि सीएसआर इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, सीएसआर को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। समझ में आ रहा है? सीएसआर को इंप्लीमेंट करने के भी रास्ते बता दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स के प्रेस्क्राइब करके कि आप इंप्लीमेंट कैसे करो, कितना खर्च करना, ये सब तो आपने देख लिया। कैसे इंप्लीमेंट करोगे सीएसआर, जो आपका प्रोजेक्ट है, जो पॉलिसी है सीएसआर पॉलिसी, वो इंप्लीमेंट कैसे होगी, किस तरीके से, कंपनी खुद करेगी या किसी के थ्रू करवाएगी, कैसे। अब आप मान लो गरीबी मिटाना चाहते हो, आप मान लो एजुकेशन, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उनके एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करना चाहते हो, एक तरीका है कंपनी जाके खुद ही खर्च करने लगे सारी चीजें, खुद ही अपनी टीम बनाए, सब कुछ करे। दूसरा तरीका किसी की हेल्प ले ले जो उसका स्टैब्लिश प्लेयर हो। जो उसका स्टैब्लिश प्लेयर होगा मतलब क्या, कुछ लोग आ रहा है वो, देखो लॉ कह रहा है, देखो लॉ ने दोनों ऑप्शन दिए, कह रहा है द बोर्ड शैल इंश्योर द सीएसआर एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द कंपनी इटसेल्फ, या तो कंपनी खुद कर ले वो खर्चा, खुद ही सब कुछ कर ले, या दूसरा ऑप्शन भी दिया है लॉ ने, क्या, और थ्रू, इन लोगों के थ्रू, या तो कंपनी खुद खर्चा कर ले, सीएसआर का पैसा खुद खर्च करे, खुद सारी टीम बनाए, सारा काम खुद करे, और या इनकी हेल्प ले सकता है। लॉ ने इनकी हेल्प लेने को भी बोल दिया कि ये अलाउड है। किसकी किसकी हेल्प, किसी चैरिटेबल एंटिटी की हेल्प ले ले कि जो ऑलरेडी उस काम को बहुत सालों से कर रही है, चैरिटेबल एंटिटी जो उस काम को बहुत सालों से कर रही है, मतलब कि कोई सेक्शन 8 कंपनी है जो बहुत साल से वो काम ऑलरेडी कर रही है। अब कनेक्ट करके पढ़ो, मजा आ जाएगा तुम्हें। सेक्शन 8 आपने पढ़ा था और वहां भी एक्टिविटीज लिखी हुई थी, वहां भी एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सब कुछ लिखा हुआ था। अब मान लो एक सेक्शन 8 कंपनी बहुत टाइम से स्पोर्ट्स या एनवायरमेंट पे काम कर रही है, वो एनवायरमेंट के काम 10 साल से कर रही है पहले से ही, तो लॉ कह रहा है उसकी हेल्प ले लो क्योंकि वो उस पर एक्सपर्ट है, वो काम कर रही है, तो आप उसके थ्रू अपना प्रोजेक्ट करवा सकते हो। ये भी एक तरीका बता दिया। दूसरा, कोई ऐसी एंटिटी जो एस्टैब्लिश किसने किया हो, गवर्नमेंट ने, जैसे रजिस्टर्ड सोसाइटी एंड ऑल, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, इसके थ्रू आप करवा सकते हो। तीसरा है स्टैट्यूटरी एंटिटी, मतलब क्या, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू अगर कुछ कवर कर दिया गया है या गवर्नमेंट का कुछ है तो उसके थ्रू भी आप करवा सकते हो। अब यहां पे एक लाइन देखना, और कभी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन सकता है, कह रहा कोई भी चैरिटेबल एंटिटी अगर है तो उसके थ्रू भी काम करवा लेना, बस एक कंडीशन है कि वो चैरिटेबल एंटिटी कम से कम कितने साल का एक्सपीरियंस हो, 3 इयर्स। चैरिटेबल एंटिटी के थ्रू आप अपना सीएसआर का काम करवा सकते हो, बट कंडीशन क्या है, कम से कम कितने साल पुरानी होनी चाहिए, 3 साल पुरानी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, कम से कम कितने साल पुरानी होनी चाहिए, 3 इयर्स, तब जाके आप ये कर पाओगे। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इसी से रिलेटेड है। CSR activity could be undertaken by the company in the project programs mode or one-off events as marathons, awards, charitable contribution, advertisement, sponsorship, TV programs would not be qualified as CSR। ये पहले ही आप देख चुके हो कि अगर इसका बेनिफिट ही आप ले ले रहे हो, मार्केटिंग बेनिफिट ही ले रहे हो, तो वो CSR प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं होगा। वो तो एक प्रकार से देखा जाए आप अपने लिए काम कर रहे हो, आप उसके थ्रू अपना बेनिफिट ले रहे हो। अगर कोई एक्सपेंस कर दिया है आपने, इनकर्ड बाय द कंपनी फुलफिलमेंट ऑफ कुछ किसी एक्ट या रेगुलेशन, लेबर लॉस के रिक्वायरमेंट, तो सीएसआर का पार्ट नहीं है, पीछे भी पढ़ चुके हो आप। मतलब एक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ पैसे खर्च कर दिए तो वो सीएसआर काउंट, वो आपकी लीगल लाइबिलिटी है। रजिस्टर्ड ट्रस्ट वुड इनक्लूड ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ये सारी चीजें। ट्रस्ट, दोज हु आर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट इज नॉट मैंडेटरी। कह रहा है रजिस्टर्ड ट्रस्ट वुड इंक्लूड रजिस्टर्ड trust registered under Income Tax Act 1961 for those states where the registration trust is not mandatory। जहां पे रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट मैंडेटरी नहीं है, अगर इनकम टैक्स में कवर है तो वो इंक्लूड हो जाएगा। अब यह क्या कह रहा है, सेक्शन 8 वाली कंपनीज हैं, अगर उस पर आप खर्चा कर रहे हो तो भी ये किसके लिए माना जाएगा, सीएसआर प्रोजेक्ट के थ्रू काम कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो कौन कौन सी बातें अभी तक आपने देखी सीएसआर की? पहला क्या देखा, सीएसआर में क्या इंक्लूड होगा। दूसरा क्या देखा, क्या इंक्लूड नहीं होगा। फिर थर्ड पे कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा, तो उसमें आपने पूरी लिस्ट देखी कि क्राइटेरिया क्या था एप्लीकेबिलिटी का, 3। पहला, पहले तो नेटवर्क चेक करो कितनी है,
तो एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन टर्नओवर कितना, डबल कर दो। और लास्ट ऑप्शन, इनमें से जब क्वेश्चन, जब देखा पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो तीनों दिया होगा, नेटवर्थ भी दिया होगा उस कंपनी का, टर्नओवर भी दिया होगा और नेट प्रॉफिट। तो अब उसमें आप जब चेक करोगे तो कई बार ऐसा देखोगे कि नेटवर्थ से तो कवर नहीं हो पा रहा है, नेट प्रॉफिट से कवर हो रहा है। तो हमें सबसे कवर करने की जरूरत क्या है, कोई एक लिमिट भी अगर पूरी हो गई, क्योंकि ऑप्शन है वहां, एंड नहीं है, जोड़ के नहीं है, तोड़ के है, मतलब एंड नहीं है और है, ऑप्शन है, उनमें से कुछ भी कवर हो गया तब भी सीएसआर का प्रोजेक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, अब आते हैं कुछ पॉइंट्स पे, कुछ जनरल पॉइंट्स पे इसके सीएसआर के। सीएसआर के कुछ जनरल पॉइंट्स। हाँ, अब कंपनी सीएसआर जब एप्लीकेबल करेगी तो उसके लिए एक पॉलिसी बनाएगी, उस पॉलिसी का नाम होगा सीएसआर पॉलिसी। समझ में आ रहा है? सीएसआर पॉलिसी एक बनाएगी। सीएसआर पॉलिसी में होता क्या है, बेसिकली जनरल पॉइंट्स हैं ये। सीएसआर पॉलिसी मींस ए स्टेटमेंट कंटेनिंग, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं उसमें सीएसआर पॉलिसी में। अप्रोच क्या होगी आपकी, डायरेक्शन क्या होगा, जो किसने दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, टेकिंग इनटू द अकाउंट्स और रिकमेंडेशन ऑफ सीएसआर कमेटी। सीएसआर कमेटी के रिकमेंडेशन से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्शंस अप्रोचेस देगी वो किसमें लिखा होगा, सीएसआर पॉलिसी में। एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स, और कुछ उसमें सीएसआर पॉलिसी गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए होंगे। किस लिए गाइडिंग प्रिंसिपल, सिलेक्शन, इंप्लीमेंटेशन, और सिर्फ इंप्लीमेंट करने से चीजें नहीं होती, बीच बीच उसको क्या करना पड़ता है, मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटी एज वेल फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन, एनुअल एक्शन प्लान। एनुअल एक्शन प्लान भी उसमें इंक्लूड होगी। तो अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए पेपर में, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए, बट सीएसआर पॉलिसी में क्या इंक्लूड होता है, तो दो बातें बेसिकली आप देख पा रहे हो, एक अप्रोच एंड डायरेक्शन और दूसरा गाइडिंग प्रिंसिपल्स। किसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल, जो गाइडेंस का काम करे, सिलेक्शन, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग किसका, एक्टिविटीज का, और फॉर्मुलेशन ऑफ एनुअल एक्शन प्लान। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कमेटी बनाओगे, ये सारी चीजें करोगे सीएसआर के लिए, तो कंपनी का खर्चा भी तो होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी तो बनेंगे, टीम भी तो रखनी पड़ेगी जो सीएसआर का काम करे। वो सैलरी भी लेंगे, फ्री में करेंगे आपके यहां, वो सैलरी लेंगे ना, तो ओवरहेड आपका बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो कंपनीज कहेंगे भैया एक तो सीएसआर भी कर रहे हैं, तुम्हारे सीएसआर के चक्कर में हमें कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ रही, कई लोगों को अपॉइंट करना पड़ रहा है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग उसका हो सके सीएसआर पॉलिसीज का। तो गवर्नमेंट का रो मत, एक बात सुन लो, क्या बात सुन लो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पे जब चिल्लाने लगे हमारा खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है, क्या करें, तो लॉ ने क्या बोला, देखो कह रहा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का मतलब क्या, एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर द जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंपनी बट शैल नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में, expense directly incurred for the designing, implementation, monitoring and evaluation of particular CSR project। उसको डिजाइन करने में, इंप्लीमेंट करने में, मॉनिटर करने में अगर कोई खर्चा हो रहा है सीएसआर को, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव में बन सकता है क्वेश्चन ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में वो कौन सी चीजें जो एक्सक्लूड है, क्या है, एक्सक्लूड है। क्या एक्सक्लूड है, जो एक्सपेंस कंपनी ने किया है, किस लिए किया है, डिजाइन करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और इवेल्युएट करने के लिए, क्या, सीएसआर को, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, जो आपने पीछे पढ़ा ना, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ पढ़ा था ना, अभी पढ़ के आए हो वहां पे, एनटीएन में सबसे लास्ट वाला पॉइंट 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 5 करोड़ और मोर, ये पढ़ा था ना लाइन। अब वो नेट प्रॉफिट में क्या है क्या नहीं, पहले ये सुन, नेट प्रॉफिट मतलब क्या है वहां पे जो लिखा हुआ है। नेट प्रॉफिट मतलब सेक्शन 198 वाला मतलब क्या, जिस नेट प्रॉफिट पे डायरेक्टर्स को रेमरेशन दिया जाता है वही नेट प्रॉफिट कंसीडर होगा। कौन सा प्रॉफिट, सेक्शन 198 वाला नेट प्रॉफिट, जिसमें डायरेक्टर को रेमरेशन दिया जाता है, जिस प्रॉफिट पे डायरेक्टर्स को रेमरेशन दिया जाता है वही प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है, सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट
समझ में आ रहा है? अब बट इसमें जो इंपॉर्टेंट जो हमें याद करने वाली बात है, बस यही याद रखना है कि नेट प्रॉफिट कौन सा, सेक्शन 198 वाला, प्लस अब इस नेट प्रॉफिट में दो चीजें एक्सक्लूड करेंगे, ये याद करने वाली बात है, समझने वाली बात है। क्या इस प्रॉफिट में क्या है, इंक्लूड नहीं होगा? पहला, अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, कहां से, कोई ब्रांच या ब्रांचेस से, कहां, जो कहां कर रही है काम, ओवरसीज में काम कर रही है। मतलब क्या, आज एक कंपनी है वो सीएसआर के लिए पैसा खर्च करना चाहती है, लेकिन उसकी सब्सिडरी कंपनी भी है। अब लेकिन उसका जब ओवरऑल प्रॉफिट देखा गया तो उसमें सब्सिडरी का भी कंट्रीब्यूशन है, तो उस कंट्रीब्यूशन वाला, सब्सिडरी का जो नेट प्रॉफिट वाला कंट्रीब्यूशन, वो अमाउंट हटा देना तुम। क्यों? क्योंकि वो उस कंट्री में काम कर रही है वहां पे, तो वो इस प्रोजेक्ट में उसको काउंट नहीं करेंगे, वो नेट प्रॉफिट से वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, सब्सिडरीज का, ओवरसीज वाला। दूसरा, अगर कोई डिविडेंड रिसीव किया है इंडियन कंपनी ने, विच आर कवर्ड बाई कंप्लाइंग विद द प्रोविजन सेक्शन 130 एक्ट, मतलब ऐसी कोई सब्सिडरी कंपनी है या ऐसी कोई कंपनी है जिससे आपने डिविडेंड रिसीव किया है, और वो कंपनी ऑलरेडी सेक्शन 135 में कवर है, वो भी सीएसआर में कवर है आपकी, तो वो जो डिविडेंड वाला पैसा है वो एक्सक्लूड कर देना यहां से। समझ में आ रहा है? दो चीजें क्या क्या एक्सक्लूड करोगे? कोई प्रॉफिट है, अगर ओवरसीज से कोई प्रॉफिट आया उसको आपने ऐड किया तो माइनस कर देना प्रॉफिट निकालते समय, नेट प्रॉफिट। दूसरा, अगर कोई डिविडेंड रिसीव किया आपकी कंपनी ने किसी और कंपनी से जिसके ऊपर सेक्शन 135 का प्रोविजन ऑलरेडी एप्लीकेबल है, तो वो भी नेट प्रॉफिट के लिए काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया है। समझ आया? तो ये दो चीजें आप माइनस करके तब प्रॉफिट निकालोगे। और जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, अब क्वेश्चन आएगा जैसे मैं बताता हूं, अगर कंबाइन करके क्वेश्चन बनाना हो इसी पॉइंट से, तो केस स्टडी कैसे बन सकती है? उस क्वेश्चन में प्रॉपर नेट प्रॉफिट बताएगा, अब क्वेश्चन आएगा कि कितने परसेंट खर्च करना, वो तो आपको पता 2%, वो तो निकाल लोगे आप, एवरेज 3%, वो सब लिखा, डेटा दिया होगा। बट क्वेश्चन में चेंज क्या करेगा, वो नेट प्रॉफिट दिया होगा उसमें, लेकिन नीचे दो लाइनों में कुछ बातें लिखी होंगी। जैसे एक लाइन इससे लिखी होगी कि इसकी एक कंपनी है जो आउटसाइड इंडिया काम कर रही है, उससे इतना प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट इंडिया भेजा गया, वो लिखा होगा क्वेश्चन में। फिर एक लाइन जोड़ देगा, डिविडेंड रिसीव किया इस कंपनी ने, और जिससे रिसीव किया उसके ऊपर भी सेक्शन 135 एप्लीकेबल है। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि उस अमाउंट में ये दोनों अमाउंट को आपको क्या कर देना है, एक्सक्लूड करना, मतलब माइनस कर देना है, तब जाके उसका 2% निकालना, एवरेज निकालना है कितने साल का है। समझ में आ रहा है? तब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये ट्रिकी पॉइंट है, समझ गए क्या? हालांकि जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देख लेंगे इसको। अब इसके बाद अब आते हैं सीएसआर कमेटी। अब इसमें एक पॉइंट था, सीएसआर कमेटी जो सीएसआर पॉलिसीज को देखती है, कौन देखेगा सीएसआर पॉलिसी सही से हो रही कि नहीं हो रही? सीएसआर कमेटी। अब क्वेश्चन आता है कि सीएसआर कमेटी में आते कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से लोग होंगे सीएसआर कमेटी में, सीएसआर कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे। अब इसमें देखना सीएसआर कमेटी में क्या क्या आते हैं। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीएसआर कमेटी का भी कोई ऑब्जेक्टिव आता है, यहां से, यहां लिख लेना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन आ सकता है इससे कि सीएसआर कमेटी में कौन कौन से लोग आएंगे, सीएसआर कमेटी का कॉम्पोजिशन में क्या क्या लोग आएंगे। पहला सुन लो, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है, कौन सा डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है, तो उस केस में सीएसआर कमेटी में कितने लोग आ सकते हैं? देखो, 2 और मोर डायरेक्टर विदाउट इंडिपेंडेंट। समझ में आ रहा है? जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी नहीं है, ऐसी कंपनी जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी नहीं है, तब सीएसआर कमेटी में कितने लोग आएंगे? देख लो, 2 और मोर डायरेक्टर से काम चल जाएगा, विदाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये लाइन समझ में है? अब दूसरा आ रहा है,
अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जिसमें सिर्फ कितने डायरेक्टर हैं, 2 डायरेक्टर हैं, तो वही 2 डायरेक्टर उठा के किसमें रख दिए जाएंगे, सीएसआर कमेटी में, ऑब्वियस सी बात है। थर्ड, अगर कोई फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 42 वाली फॉरेन कंपनी है, तो उस केस में कितने लोग आएंगे, लीस्ट 2% ऑफ विच वन शैल बी स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 एट, मतलब क्या है, ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, एंड अदर शैल बी नॉमिनेटेड बाय द फॉरेन कंपनी। मतलब क्या, अभी इतना समझो कि बेसिकली एक, जब भी कोई फॉरेन कंपनी है और उसको सीएसआर कमेटी अगर बनानी पड़ेगी, तो उस केस में कह रहा है सेक्शन 380 के हिसाब से जो पर्सन है वो अपॉइंट होगा, प्लस एक कोई और पर्सन जो नॉमिनेट करेगी फॉरेन कंपनी, जैसे नॉमिनी जिसको नॉमिनेट करेगी फॉरेन कंपनी, वो भी उसमें इंक्लूड होगा। अब आते हैं लास्ट लाइन पे, ये है मेन लाइन, कह रहा नॉट कवर्ड एनी ऑफ सब कैटेगरीज अबव, इन तीनों को छोड़ के अगर मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना है, या प्राइवेट कंपनी जिसमें 2 डायरेक्टर, या फॉरेन कंपनी, इनको छोड़कर अगर कोई और केस है, तो उस केस में कितने लोग होंगे सीएसआर कमेटी में, 3 और मोर डायरेक्टर आउट ऑफ विच एट लीस्ट 1 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। समझ में आ रहा है क्या, पूरे केसेस क्या समझ में आए, ये कंपोजिशन ऑफ कमेटी, 4 केसेस क्या समझ में आए, कंपोजिशन ऑफ कमेटी सीएसआर कमेटी में। अगर मान लो उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता, तब बताओ, पहले तो ये बताओ, एप्लीकेबल हो जाता है तब मैं पूछ रहा हूं। 3 और मोर डायरेक्टर्स, समझ में आ रहा है, 3 और इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर नहीं होता एप्लीकेबल, 2 डायरेक्टर्स हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी जिसमें सिर्फ 2 ही डायरेक्टर हैं, फॉरेन कंपनी में सेक्शन 380 के हिसाब से प्लस एक नॉमिनी जो कंपनी फॉरेन कंपनी अपॉइंट करेगी। क्लियर है, ये कंपोजिशन किसकी है, सीएसआर कमेटी की रिक्वायरमेंट्स है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस टाइप की कंपनी है। अगर उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है, तो फिर ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, 3 और मोर डायरेक्टर्स एटलीस्ट 1 शैल बी इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर सिर्फ किससे काम चल जाएगा, 2 और मोर डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी है तो अगर 2 डायरेक्टर है तो 2, और फॉरेन कंपनी है तो एटलीस्ट 2%, एक सेक्शन 380 के हिसाब से और एक उसका नॉमिनी जो किसने नॉमिनेट किया है, फॉरेन कंपनी है। क्लियर है, इससे भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, या जैसे पूरी केस स्टडी, एक बड़ी केस स्टडी आएगी उसमें ही बता देगा, उसमें ही पूछ लेगा, और उस क्वेश्चन में लेकिन लिखा होगा कि क्या इस कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, ये सारी बातें उसमें ऑलरेडी लिखी होंगी, तो उसी से समझ जाओगे आप। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला प्रोविजन एप्लीकेबल है उस कंपनी में, तो लॉ सीधा सीधा कह रहा है कम से कम कितने लोग, 3 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग 1, और अगर नहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोविजन एप्लीकेबल तो 2 और मोर डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर से काम चल जाएगा। और थर्ड, अगर प्राइवेट कंपनी जिसमें 2 ही डायरेक्टर है तो 2 डायरेक्टर, और फॉरेन कंपनी में 2%, एक 380 के हिसाब से, और नॉमिनेशन एक कौन करेगा, फॉरेन कंपनी। दैट्स इट। ये समझ में आ रहा है क्या, एकदम जनरल प्रोविजन है इसका। अब इसके बाद आता है ड्यूटीज क्या है। ये जो सीएसआर कमेटी अभी आपने पढ़ा कौन कौन लोग आएंगे, इनकी ड्यूटीज क्या है, इनकी ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज परफॉर्म की जाती हैं और राइट्स क्लेम किए जाते हैं। अब वो कौन सी ड्यूटी है, ये जो ऊपर आपने पढ़ा इन लोगों की, इनकी ड्यूटीज क्या है। ड्यूटी नंबर 1, फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड, किसको करेंगी, बोर्ड को बनाएंगे भी और रिकमेंड सिफारिश भी करेंगे, किससे, बोर्ड से। किस चीज की सिफारिश, सीएसआर पॉलिसी की। किसकी सिफारिश करेंगी, सीएसआर पॉलिसी कि कौन से एरिया को हम सिलेक्ट करना है शेड्यूल 7 के। अब याद आ गया शेड्यूल 7 कि कौन से एरिया को हम सेलेक्ट करना चाह रहे खर्च करने के लिए, वो याद आ रहा है, वो लिस्ट पूरी। तो ये पहला काम तो इनका ये है, क्या करेंगी, फॉर्मुलेट करेंगे और रिकमेंड करेंगी, किसको, बोर्ड को। किसके लिए, सीएसआर पॉलिसी, कि हमने कौन सी एक्टिविटी लेना है, किसमें पैसा खर्च करा जाए। क्लियर। दूसरा, रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन एक्टिविटीज रेफर्ड अबव, कि कितना एक्सपेंडिचर करना है, कितना खर्चा करना।
ऊपर कौन सी एक्टिविटी लेना है और नीचे वाला पॉइंट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वाला क्या, कौन सी एक्टिविटी लेना है हमें, और दूसरे में कितना पैसा खर्च करना है, और थर्ड सिर्फ खर्च करने से कुछ नहीं होगा, उसको हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, किसको, सीएसआर पॉलिसी को, टाइम टू टाइम। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? ये जो सीएसआर कमेटी है, पहले आपने जाना कि सीएसआर कमेटी में कौन कौन लोग आएंगे, फिर आपने जाना सीएसआर कमेटी की ड्यूटी क्या है। ड्यूटी नंबर 1, फॉर्मुलेट करेगी, रिकमेंड करेगी बोर्ड को, किसी लिए कि कौन सी एक्टिविटीज आप अंडरटेकन लोगे। दूसरा, कितना अमाउंट, और तीसरा, समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आई? एक बार जितना भी पढ़ा है खाली उसको एक 5 मिनट में क्विक रिकैप दे दूं बिफोर मूविंग अहेड। जितना आपने पढ़ा है 5 मिनट में रिकैप दे दूं। बात नहीं करना है, पढ़ना है। हो गया? तो सिंपल आपने देखा, कितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बोला करने के लिए, 2%। 2% किसका, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? लॉ कह रहा है कि प्रेफरेंस भी जनरली आपको देना है, पहले कंपनीज को कह रहा है कि प्रेफरेंस आप जनरली लोकल एरिया को देना जहां आप काम कर रहे हो। कहां प्रेफरेंस देना है खर्चा करने का, मतलब आप, ये रिकमेंडेशन है कंपनीज एक्ट की कि आप जनरली उस एरिया को प्रेफरेंस देना जहां कंपनी वो काम कर रही है। समझ में आ रहा है? पहला कहां पे प्रेफरेंस देना है, प्रेफरेंस टू लोकल एरिया जहां पे वो काम कर रही, क्यों, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। दूसरा,
मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बताया था कि कंपनी रोने लगेगी कि मुझे तो खर्चा करना पड़ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का, लोगों को रखना पड़ रहा है जो सीएसआर के लिए काम करने के लिए, मुझे लोगों को अपॉइंट करना पड़ रहा है। तो लोग कह रहा है रो मत, आप एक काम करो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपके खर्चे बढ़ गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के नाम पे, आप क्या करो, शैल नॉट एक्सीड 5%। कितना पैसा क्लेम कर सकते हो? मैक्सिमम कितना? 5% किसका? टोटल सीएसआर। लेट से टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर 2% निकालने के बाद आपका अमाउंट आ रहा है 5 करोड़ रुपए, तो मैक्सिमम कितना आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में एडजस्ट कर सकते हो? इसका 5% निकाल लो, मैक्सिमम कितना? 25 लाख। किस में क्लेम कर सकते हो? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में कंपनी सीएसआर के लिए कितना एडजस्टमेंट कर सकती है? तो मैक्सिमम कितना कर सकती है? 5%। जितना टोटल अमाउंट ऑफ सीएसआर स्पेंडिंग है उसका 5% किस में क्लेम कर सकती है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। बेसिकली वो खर्चों में डाल देगी 5%। समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, आज कंपनी को 2% पैसा खर्च करना था, 2% वो मिनिमम मैक्सिमम लिमिट है, एटलीस्ट लिखा हुआ 2%। मैंने गलती से 2% करना था, मैंने गलती से 4% कर दिया, ये तो है अच्छी बात, लेकिन वो गलती से हुआ है, इंटेंशन नहीं है मेरी। कैसे हुआ है? गलती से हो गया। अब क्या गुनाह हो गया? 2% करना था और 2% लेट से निकल के आ रहा था 5 करोड़, लेट से 5 करोड़ आ रहा था 2%, मैंने 10 करोड़ कर दिया। क्या कर दिया? 10 करोड़। करना कितना था? अब लॉ ने कहा सुनो रो मत, आप एक काम करो, आगे एडजस्ट कर लेना। क्या कर लेना? एडजस्ट, सेट ऑफ कर लेना। क्या कर लेना? ये देखो, एक्सेस टू द मिनिमम अगर आपने खर्च कर दिया है तो लॉ ने आपको मौका दिया है कि आने वाले टाइम में जो आगे खर्चे होने वाले हैं उसमें आप इसको क्या कर लेना? सेट ऑफ एक्सेस। सेट ऑफ का मतलब एडजस्ट कर लेना, जो एक्सेस अमाउंट, जो आपका 5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पे हो गया है, खर्चा हो गया है, आने वाले टाइम में ये 5 करोड़ रुपए आप क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर लेना आने वाले खर्चों में, अप टू इमीडिएटली। लेकिन कितने साल तक? सक्सीडिंग, प्रीसीडिंग नहीं, सक्सीडिंग, आने वाले 3 सालों में ये 5 करोड़ रुपए आप क्या कर लेना? एडजस्ट कर लेना। सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट एक्सेस अमाउंट अवेलेबल फॉर सेट ऑफ शैल नॉट इंक्लूड सरप्लस, और इसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? एक तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और दूसरा ये सरप्लस अमाउंट नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, मैं सीएसआर एक्टिविटी कर रहा हूं और उस सीएसआर एक्टिविटी करने के दौरान मुझे कोई फायदा हो जाता है, क्या हो जाता है? सरप्लस होता है, कुछ कुछ फायदा होता है, तो ये फायदा हमारे लिए होगा, ये किसको क्या करेंगे? इस पैसे को क्या करा जाए? सीएसआर करते समय कुछ पैसे का फायदा हो, कोई अमाउंट का फायदा हो गया या कुछ ऐसा हो गया, बेनिफिट्स हो गए, तो वो बेनिफिट्स आपको क्या करा? आप याद करो, सेक्शन 8 पढ़ रहे थे आप लाइन से, याद करो उसका सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में क्या लिखा हुआ था? एक लाइन बी में क्या लिखा हुआ था? पहले तो बी वाला बताओ, वो तो प्रोहिबिशन वाला लाइन था, सी वाला। बी वाला क्या लिखा था? अप्लाइंग इट्स प्रॉफिट इन जनरेटिंग, इन प्रमोटिंग इट्स, कि अगर सेक्शन 8 कंपनी आप चला रहे हो, अगर आपको कोई बेनिफिट भी हो रहा है तो उस पैसों को घर ले जाना है या आप उस प्रॉफिट को वहीं अप्लाई कर देना है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमोट। यह सेक्शन 8 में भी लिखा हुआ था। और यहां पे कह रहा देखो कि अगर कोई कंपनीज अगर सीएसआर प्रोजेक्ट पे पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसकी वजह से उस कंपनी को कोई बेनिफिट हो रहा है या सरप्लस आ रहा है, तो सरप्लस घर नहीं ले जाना है, उस सरप्लस को दोबारा से क्या करना? ये देखो, सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ सीएसआर एक्टिविटी। अगर कोई सरप्लस हो जाता है सीएसआर करते समय तो उसको क्या करना? नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, बिजनेस के प्रॉफिट का पार्ट नहीं है वो, उसको दोबारा कहां यूज होगा? बी प्लग्ड बैक इनटू द, दोबारा कहां लगा देना उस पैसे को? सेम प्रोजेक्ट। या दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? कहां ट्रांसफर कर दो? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? अगर पॉसिबल हुआ, नहीं हो रहा तो कहां जमा कर दो उस पैसे को? अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में। अगर यहां भी ट्रांस नहीं हो पा रहा है तो थर्ड ऑप्शन लॉ ने क्या दे दिया है कि एक फंड जो शेड्यूल 7 के हिसाब से बनाया जा रहा है उस फंड में पैसा जमा कर देना है। लेकिन कब जमा करना है? विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? क्या
सीएसआर करते समय कोई प्रॉफिट हो गया, कोई सरप्लस हो गया, उस सरप्लस को लॉ क्या बोल रहा है? घर ले जाना है? नहीं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन सेम प्रोजेक्ट है, प्लग बैक कर दो, लगा दो। दूसरा ऑप्शन अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में जमा कर दो, पॉसिबल हुआ तो। नहीं हो पाया, नहीं जमा किया, अब एक फंड जो मेंटेन करोगे उसमें जमा कर दो। फंड किसके हिसाब से मेंटेन करना? कौन से शेड्यूल के हिसाब से? शेड्यूल 7। कितने टाइम के अंदर फंड में जाना चाहिए? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा है? ये एक्सेस वाला भी अमाउंट आप समझ गए, कितना एक्सेस हो गया तो सेट ऑफ कर लेंगे, लेकिन कितने साल तक? 3 सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर तक। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है बिल बढ़ा तो दिल बढ़ा तो लो हो गया, दिल बढ़ा तो दिल दरिया, बाकी सब समंदर हो गया। कोई बात नहीं। पहले वाले केस में तो इतना बड़ा दिल था कि ज्यादा खर्चा कर रहा था। 2% बोला बंदे ने, 4%, कंपनी ने 4%, लेकिन गलती से। कैसे? गलती से। ऐसा भी तो हो सकता है 5 करोड़ खर्च करने थे, तुमने 2 ही करोड़ खर्च किए। पहले वाले में क्या कर रहे थे? 5 करना था, 10 कर दिया। अभी क्या हो रहा है? 5 करना था, तुमने 3 कर दिया। और करना कितना था? मिनिमम एक्सपेंडिंग कर दी, कम खर्च किया। तो क्या होगा? अब लॉ आपको छोड़ेगा नहीं। देखो क्या मांग रहा है आपसे, कह रहा है इफ द कंपनी फेल्स टू स्पेंड मिनिमम, वो 2% फेल हो गए, आप नहीं कर पाए, तो क्या करना पड़ेगा? आपको रीजन देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू गिव द रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट इन द बोर्ड रिपोर्ट। अब मैं ये नहीं बताऊंगा बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है, पूरी क्लास को याद है, सेक्शन 134 वाली बोर्ड रिपोर्ट। आपको बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर वाला एक लाइन आई थी कि नहीं, जो तुम्हें याद करते हो बड़ी खुशी हो रही थी, सर ये पॉइंट तो मैं नहीं भूलूंगा, सीएसआर, सीएसआर की रिपोर्टिंग जाती है बोर्ड की। याद आया? याद आया? जब मैंने कहा कुछ इससे पॉइंट निकालो, 8-10 पॉइंट निकालो, तो तुमने सबसे पहले सीएसआर वाला ही याद करके बैठ गए कि सीएसआर का ही पॉइंट रहेगा। तो अब उसको कनेक्ट कर लो। यहां पे क्या कह रहा है कि अगर तुमने मिनिमम स्पेंडिंग नहीं खर्च की तो तुम्हें रीजंस देने पड़ेंगे, और रीजंस कहां दोगे? बोर्ड रिपोर्ट में, सेक्शन 134 वाली बोर्ड रिपोर्ट। समझ में आया? खर्चा नहीं किया तो कहां रीजन देके बताओगे? बोर्ड रिपोर्ट में। पहला, एंड वेयर द अनस्पेंट अमाउंट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट और अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, देन सच इंस्पेंट शैल बी अनस्पेंट अमाउंट शैल बी ट्रांसफर्ड। आपको पता है कहां खर्च, कहां जमा हो जाएगा पैसा जो जमा नहीं किया? सेम कॉपी पेस्ट। 2% करना था, लेट से 10 करोड़ करना था, लेकिन आपने 10 करोड़ के बजाय 5 करोड़ ही किया। मिनिमम करना था 10 करोड़, अब 5 करोड़ बच गया। तो लॉ कह रहा है सबसे पहले तो रीजन दे देना बोर्ड रिपोर्ट में, उसके बाद ये जो 5 करोड़ रुपए अनस्पेंट अमाउंट है ये कहां जमा कर देना? शेड्यूल 7 वाले फंड में, जैसे ऊपर पड़ा था, और सेम कॉपी पेस्ट मार दो। कितने महीने के अंदर? फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये दूसरा ऑप्शन। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं? अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो पैसा था, ये तो था अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ये क्या है? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। कैसा प्रोजेक्ट है? विच इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड कोई पैसा था, खर्च करना था, आपने नहीं कर रहे हो, देन सच अनस्पेंट शैल बी ट्रांसफर्ड टू। अब देखो ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई पैसा तब कहां जमा करोगे? अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट। कितने दिन के अंदर? ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इस लाइन को सुनना। कंपनी विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट? यस, द लास्ट वन इज रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। किससे रिलेटेड है? और वो अदर देन ऑन। अगर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तब कहां जमा करोगे? अनस्पेंड, सॉरी, शेड्यूल 7 वाले फंड में। कितने दिन के अंदर? टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट, सेम कॉपी पेस्ट। अगर मान लो कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड पैसा है, वो नहीं जमा किया आपने, तो अभी कहां जमा करना है उसको? अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट। इंपॉर्टेंट आता है कितने दिन में करना, यही क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। विद इन 30 days काउंट कहां से होंगे? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यहां भी लिख दे रहा हूं ऑब्जेक्टिव। क्लियर हो गया सबको?
बस मैं इससे ज्यादा आज नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जितना पढ़ाया उसको एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। चलो जल्दी से क्विक रिकैप करो। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? बुक बंद कर लो, सब लोग बुक बंद करो थोड़ी देर। अब रिसाइट करोगे मेरे साथ के साथ। आपने सबसे पहली लाइन पढ़ी क्या कि कहां कहां सीएसआर की एक्टिविटी, कौन कौन सी सीएसआर की एक्टिविटी में कवर हो सकता है, वो पॉइंट्स पढ़े आपने। किसको हम ले सकते हैं सीएसआर में, ये पढ़ा। कौन सी एक्टिविटी सीएसआर का पार्ट, कौन सी 6 एक्टिविटी, कीवर्ड्स बोलना शुरू करो। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑब्लिगेशंस, थर्ड, फोर, आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट, ट्रेनिंग ऑफ नीरज चोपड़ा, ये मत लिख देना, समझना, एग्जाम्पल में डाल देना, वो अलग बात है। और बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज और स्पॉन्सरशिप, ये 6 सर्विसेज जो हैं, ये 6 पॉइंट्स जो हैं, ये एक्टिविटीज, ये सीएसआर का पार्ट नहीं होंगे। अच्छा ये बताओ सीएसआर में, सीएसआर का प्रोजेक्ट जो है किन कंपनीज पे एप्लीकेबल? सारी कंपनीज पे? क्या सारी कंपनीज पे मैंडेटरी है सीएसआर? नहीं। कौन सी कंपनीज? जिसका नेटवर्थ कितना हो, टर्नओवर, लास्ट ऑप्शन। चलो ये भी बता दिया किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अच्छा मान लो एप्लीकेबल हो गया तो लॉ की लिमिट कितनी, कितना खर्च करना है मुझे? ये 2% मिनिमम है या मैक्सिमम है? 2% किसका? एवरेज ऑफ 3 प्रीसीडिंग फंड। अच्छा मान लो कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, जितने साल का है उतने साल का, क्लियर हो गया। अच्छा मान लो मुझे खर्चा करना था लेकिन मैंने दिल बड़ा था, मैंने ज्यादा खर्च कर दिया, ज्यादा कर दिया लेकिन अंदर से मन नहीं था। कब, कितने साल में? 3 सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। कम कर दिया, पहला क्या करेंगे? अब एक कंपनी है जिसने कम खर्च करना था 5 करोड़, किया 2 करोड़, अब क्या करूं मैं? सबसे पहले क्यों किया ये रीजन किसमें बताना है? पॉइंट 1 कवर। सेकंड, फिर 2 सिचुएशन, अगर मान लो अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था, उस पे करना था, तो कहां जमा करूंगा? शेड्यूल 7 वाले फंड में, कितने दिन के अंदर? और अगर मान लो कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो पैसा था, अनस्पेंड कितने? 30 डेज कहां से काउंट होंगे? अच्छा एक बात बताओ, एक कंपनी है वो कह रही है कि इतना ज्यादा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का खर्चा आएगा, तो इनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्लान किया है? क्या बोला है कि 5% तुम एडजस्ट कर लेना, खर्चे में जोड़ लेना, लेकिन ये 5% किस चीज का? लेट से आज सीएसआर का अमाउंट 10 करोड़ खर्च करना है आपको, तो 10 करोड़ का 5% किस में डाल दोगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में, उससे ज्यादा नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या क्या एक्सक्लूड होगा? यस, डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग ऑफ, क्या? डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, किस चीज का? वो जो खर्चे होंगे वो इसमें इंक्लूड, वो एक्सक्लूड होंगे। क्लियर? और क्या पढ़ा? हाँ, कमेटी में बस मैं एक लाइन पूछना चाहूंगा, अगर मान लो एक ऐसी कंपनी है जिसको इंडिपेंडेंट, सुनना ध्यान से, ऐसी कंपनी है जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है, अब बताओ कितने लोग होंगे? 3 डायरेक्टर एंड 1 ऑफ whom shall be क्लियर। अदर देन, अगर मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है, तब खत्म। प्राइवेट कंपनी जिसमें 2 डायरेक्टर हैं, फॉरेन कंपनी एक 380 के हिसाब से और एक नॉमिनेशन वाला, दैट्स इट। क्लियर? अच्छा ये बताओ, ये जो कमेटी है, जो भी आपने बताया ये कमेटी में लोग आएंगे, इनकी ड्यूटी क्या है? वो 3 रिकमेंड करेंगे वो सारी चीजें। सेकेंड, फिर एक्सपेंडिचर कितना होगा ये बताएंगे, कितना खर्च करेंगे, और लास्ट में मॉनिटर। मॉनिटर क्या? कि सीएसआर का काम जो है प्रॉपर मॉनिटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर ये सारी चीजें हम देखेंगे। समझ में आ रहा है ये? देखो क्या होता है ना, अब जैसे इसको आपको घर पे जाके बस इतना ही रिवाइज करना है, सेक्शन 135 को इतना ही रिवाइज करना है। अब इसके जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो भी धीरे धीरे हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस कर लेंगे,
फिर एकदम सॉलिड होके तैयार होके जाएंगे। अगर आप सॉलिड होके तैयारी करोगे और पूरी शिद्दत से तैयारी करोगे तो कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में कहीं पे भी जाओगे चमक जाओगे हीरा बन के, है कि नहीं? यूपीएससी का रिजल्ट आया, आया ना? हु इज द सेकेंड टॉपर? हु इज सेकेंड टॉपर? AIR 2, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाई प्रोफेशन। क्या? CA बाई प्रोफेशन। क्या नाम है? क्या हो गया? अभी ये पूछ लेता किसी एक्टर का क्या, तो तुरंत आ जाता जानकारी। सेकेंड टॉपर, CA बाई प्रोफेशन। थिंक अबाउट। देख रहे हो जलवा? यहां तो है ही है, यहां के अलावा वहां भी है, यहां भी होगा, वहां भी होगा। अब तो सारे क्या, हाँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसीलिए तो कह रहा हूं, जब जो पर्सन मेहनत करके अगर शिद्दत से कोई भी काम करे तो वो टॉपर भी बन सकता है किसी फील्ड में, चाहे वो IAS हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। छोटा है, क्योंकि हैबिट तो बनी हुई है ना पढ़ने की। तो कंसिस्टेंसी से अगर करोगे तो आप भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इस फील्ड में भी। तो आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, खाली बार बार रिवाइज करना, जितना आज पढ़ा कुछ नया नहीं, बस उतना ही पढ़ लेना जाके। पढ़ के फिर अगली क्लास में जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी इसकी, तो इसको और फर्दर कंप्लीट करके फिर इसके क्वेश्चंस देख के, और इस तरह से हम CSR को कह देंगे क्या, बाय बाय। क्या बोल देंगे? बाय बाय CSR, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच।